अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? मुझे इतनी खुशी हो रही है आपको देख के, क्योंकि बिल्कुल घर में आइसोलेटेड, कहीं ना बाहर। मैं तो ग्रोसरी भी नहीं की लास्ट वीक, और उस ब्रेक के बाद अभी जो मैं थोड़ा निकली और आप लोगों से मेरा कनेक्शन हुआ है तो सांस आई है। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। और आप भी मुझे देख के खुश हो जाएं, क्योंकि इस वक्त जिस चीज़ से नहीं भी खुशी हो ना, उससे भी खुशी हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा जो है लेवल ऑफ खुशी, पॉजिटिवनेस काफ़ी जो है ड्रॉप होता जा रहा है। आई फील कि हम अब इस वक्त उस स्टेज पे पहुंच गए, एक इंटरमीडिएट स्टेज मुझे लग रही है कि है, जिसमें अब लोगों के नर्व जो है ना वो अब थोड़े बहुत ओवरवर्क हो गए हैं, नर्व्स पे चढ़ गया है ये सारा मसला। क्योंकि अब हम देख रहे हैं, मेरी कुछ फ्रेंड्स वगैरह सबसे बात हुई थी कि बच्चे अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। अब एग्रेसिवनेस, मैं पहले बड़ों की बात कर रही थी, बच्चे अब एग्रेसिव होना शुरू हो गए हैं, बदतमीजी करना शुरू हो गए हैं, और उनको समझ नहीं आ रही कि हमें अपनी फ्रस्ट्रेशन किस पे निकालें। तो माँ को सुना के, बाप को सुना के, या कोई ना कोई बात निकाल के जिस पे बहस हो, जिस पे झगड़ा हो। तो अब हम एक बहुत बहुत सेंसिटिव और ख़तरनाक फेज़ में एंटर हो चुके हैं। पहले तो डर से सब घर बैठ गए, अब घर में बैठे बैठे दिमाग घूमने लगा है, वाकई दिमाग घूमने लगा। और प्लीज़ मैं आप सबको बताऊंगी, ये बड़े नेचुरल है और ये हर एक घर में ये मसला है। तो बड़े तो अपने थोड़ा सा इमोशंस कंट्रोल कर लेते हैं, बच्चे और ख़ास तौर पे अगर आपके घर में एक टीनेजर है, मुझे आपसे हमदर्दी है और आपको मुझसे हमदर्दी होनी चाहिए, क्योंकि टीनेजर्स को इस वक्त काबू करना, वो जो एक तो ऑलरेडी अपने हार्मोन्स की वजह से पागल, ऊपर से बिल्कुल बंद हो गए, और हर वक्त माँ बाप की शक्लें, बहन भाइयों की शक्लें, छोटे बच्चे रो रहे हैं, या जो भी घर में माहौल चल रहा है, दे आर फेड अप। सबसे खौफनाक साइंस इस वक्त अब टीनेजर बच्चों में आपको नज़र आएंगे। खुदा के वास्ते ख्याल कीजिएगा, कोरोना से एक तरफ आपकी लड़ाई है, दूसरी आपकी टीनेजर बच्चों के साथ लड़ाई है, जिनको जो अपनी समझने की भी ज़रूरत है, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई की वजह से परेशान है, उनके स्कूल और कॉलेज क्लियर नहीं है, उनके एग्ज़ाम्स, उनके रिजल्ट्स को लेके, तो वो फ्रस्ट्रेशन। एंड ऑब्वियसली आप यकीन करें, हमें इतनी आउटिंग या ताज़ा हवा नहीं चाहिए होती जितना इन बच्चों को चाहिए होती है। और छोटे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वो जो बंद हो गए हैं, कि खाने पीने वाला शौक भी निकल गया, बर्गर खा लिए, बिरयानियाँ खा ली, टिक्के खा लिए, अब वो भी जो है ना इरिटेट कर रही है चीज़ें। और कुछ घरों में ग़ज़ा ऐसी है जिससे बच्चों को ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो इन चीज़ों पे हम बात करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन एक बात याद रखें, पूरी दुनिया के लोग अब इस वक्त एक ही कश्ती में सवार हैं, एंड दैट इज़ सर्वाइवल। सबका एम ये है सर्वाइवल। ये कभी ऐसे नहीं हुआ था, कभी ज़िंदगी में नहीं मैंने ऐसे देखा कि सारी दुनिया के घरों की, फैमिलीज़ की, चाहे जो मज़हब हो, जो कास्ट हो, मसला एक हो और एक मकसद हो। तो हम सब, आप ये ना समझें आप अकेले हैं, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, और साथ रह के अच्छी पॉजिटिविटी के साथ, करेज के साथ, हेल्प के साथ, काउंसलिंग के साथ, इंशाल्लाह अच्छे फेथ के साथ हम इसको पार कर जाएंगे, इस दरिया को, मुसीबतों के दरिया को, इंशाल्लाह। आज के शो में जी हमारे पास डॉक्टर यूसुफ हैं, फिजिशियन हैं, सर्जन हैं। इनसे लेटेस्ट पूछेंगे कि क्या इनको डेवलपमेंट नज़र आई है, कोरोना कब जाएगा, कितना हम हफ्ते महीने जहन में रखें, और पाकिस्तान में इस वक्त एक्चुअली कितनी बुरी हालत है। और साथ में सना फिटनेस ट्रेनर हैं। गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू, एक न्यू वर्कआउट जो कि ठीक ठाक कैलोरीज बर्न करता है, टबाटा इज़ द नेम ऑफ द वर्कआउट। वो आजकल बड़ा इंटरनेट सेंसेशन बना हुआ है, कैसे होता है, उसके 4 सेट करने, 3 सेट करने, वो भी मैं सना से पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आई एम फाइन। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, रियली थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। जी, इस वक्त आना किसी शो पे घर से निकल के ज़रा बड़ा मुश्किल काम है। तो सना, ये टबाटा क्या चीज़ है? टबाटा इज़ अ हिटिंग द 4 मिनट, यानी यही हाई इंटेंसिटी पे इस पे काम होता है। हमारा जो है, मतलब टबाटा जो है, एक जापानीज़ थे, डॉक्टर इंज्यूमी, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, और इनका मोटिव ये था कि जो हम हाई इंटेंसिटी पे काम करते हैं और जो एक मॉडर्न एरोबिक पे काम होता है, उसमें डिफरेंसेस क्या है। तो उन्होंने 1 वीक के अंदर जो है वो 10 आवर्स का उन्होंने रखा था ये प्रोग्राम, और 2 10 ग्रुप्स बना दिए थे। ठीक है। तो जो नॉर्मल एरोबिक थी, जो मॉडर्न एरोबिक थी, तो उस पर उन्होंने ये रिसर्च आई सामने कि जो नॉर्मल एरोबिक के लोग थे, उसके अंदर उनकी स्ट्रेंथ तो डेवलप हुई, मगर मस्कुलर नहीं बने वो। और जो ये टबाटा है, जस्ट 4 मिनट वर्कआउट है इसका, और इसमें आपने 20 सेकेंड आपका वर्कआउट है, 10 सेकेंड आपका रेस्ट है, और इसकी रेपिटेशंस हैं। अच्छा। और उस पर उन्होंने ये किया था कि इसके ऊपर एरोबिक तो डेवलप हुई, लेकिन इनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ भी बढ़ी।
तो दिस इज द टबाटा कि आप कम वक्त में इंटरवल ट्रेनिंग है, सर्किट ट्रेनिंग है, आप कम टाइम बगैर मशीन के, विदाउट मशीन्स के ये वर्कआउट है। आप कम टाइम में किस तरह अपनी स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हैं। स्पेशल अनाउंसमेंट करूंगी, टबाटा जो है उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें नी और बैक का प्रॉब्लम है, ये उन लोगों के लिए कतन ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी ना करें। और जो ओवर वेट है 100 to 10 है, 100 to 5 है, वो नी कैप का इस्तेमाल करें। सो दिस इज द टबाटा। अच्छा, करके बताओगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। डॉक्टर साहब आप भी देखिए, हम लोग इस वक्त और कोई भी रिसर्च ये कि अगर आप किसी भी टाइम 10 मिनट 20 मिनट में डिफरेंट एक्सरसाइजेस करें 10 सेकंड के ब्रेक के साथ, तो बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, अच्छा कैलोरीज बर्न होती हैं और मसल बनता है। थोड़ा सा करके बताना। या श्योर, हम यहाँ करते हैं। जी। उछल कूद काफी है इसमें? नहीं, ज्यादा नहीं है, नहीं? लेकिन ये है कि बस मस्कुलर स्ट्रेंथ है, जितना भी है वो स्क्वाट और ये सब है। ओके, अब आप लोग नोट कर लें, एज इट इज आपने सना को कॉपी करना है। बेहतर है अभी कर लें, वरना आप यूट्यूब पे हमें देख के। ये ठीक है मेरे लिए? सामने कैमरा, ये बस मैं सिर्फ 1 रैप करूंगी और उसके बाद उसके बाद फिर आप इसको कंटिन्यू अपने घर पे ही कीजिएगा। सिर्फ ये 1 रेपिटेशन। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। यार म्यूजिक चला देंगे तो अच्छा हो जाएगा। प्लीज आई कैन नॉट डू विदाउट म्यूजिक। म्यूजिक तेज कर दें, थोड़ा एक्सरसाइज चल रही है, मूड बनाएं जरा सना का। मोटिवेशन मस्ट है। किस किस्म का म्यूजिक? सिंधी, बलोची, पश्तो म्यूजिक भाई? नो इट्स ओके। नहीं, हमारे पास सब है, लाइव म्यूजिक है ना। पसंद आपकी पेशकश हमारी, बताएं आप। नहीं, जस्ट कोई भी म्यूजिक, बस थोड़ा सा फास्ट चाहिए होगा मुझे, थोड़ा सा आप कर दें, ठीक है? 1 2 3। ये रेस्ट है, ये रेस्ट है, ये रेस्ट है। हैप्पी वॉक। हर मूवमेंट बड़ी फास्ट है उसमें, वरना ये एक्सरसाइजेस हम जरा थोड़ा स्लो करते हैं। सना जरा फास्ट बता रही है क्योंकि टबाटा में है ही जरा फास्ट। सना, कितने दिनों में रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे? विदिन 1 वीक। 1 वीक। और ये कितने सेट करने हैं ऐसे? 4 सेट। ये अभी एक सेट भी नहीं खत्म हुआ। ग्रुप की हाँ जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेनर्स एक्सरसाइज है ना। तो हर मसल को फौरन से बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेनर्स पावर दी है ताकि वो हर मसल जो है वो बहुत ज़्यादा अपना एनर्जी कंज्यूम करे
बहुत ज़्यादा अपने आप को। अब देखिए, मैं आई एम सच ए गुड गर्ल, मैंने स्नीज करना था, देखा डॉक्टर साहब मैंने कैसे मास्क पहन लिया उसी आपने वक्त। प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिस किया। बहुत खपती हूँ मैं तो, बहुत पहले से कर रही हूँ जब कोई भी नहीं कर रहा था ख्याल। लेकिन मेरी बड़ी बुरी आदत है कि मैं मुंह पे हाथ लगाती हूँ, वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। वो आई थिंक क्योंकि साइनस है तो कहीं ना कहीं इरिटेशन रहती जी, है। सब रहेगा। मैं सोची अपनी उंगलियों के साथ ना कीलों वाली अंगूठी पहन लूं। वो किस लिए? मुंह पे हाथ लगाऊंगी तो कीले चुभेंगी ना। ये ठक ठक बहुत मैं छेड़ती हूँ अपने। नो, दोरा खबरदार, स्टे अवे फ्रॉम मी। मैं अपने हाथ को कह रही हूँ सना, वेरी गुड। हाँ सना, मैं ये कह रही थी कि भाई मेरे मुंह पे हाथ लग रहा है, वेरी नाइस वर्कआउट, और मैं कितनी कैलोरीज बर्न करूंगी इससे 4 दफा करके? तकरीबन आप 20% अपने आप को मजीद इंक्रीजिंग की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताएं ये मेरे जैसे लोगों का क्या करें जो बार बार मुंह पे हाथ लगा रहे हैं? देखिए, आई थिंक भूल जाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा जो है ना, ये साइकोलॉजिकल भी होता है, इनवॉलंटरीली भी आदमी करता है, और ये बहुत एक इंसान की आदत होती है, एक हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है जी। और इसीलिए सैनिटाइजर या कुछ जी, साथ रखें, definitely। ये जिस तरह मैं रखे, मुझे इसीलिए आपकी ये सारी चीज़ें रिकमेंडेशन की गई हैं कि बार बार हाथ धोना की। बिल्कुल, ये सना ने भी और ये सना सैनिटाइजर्स और अच्छी ये तरह बार हाथ बार धोते इसीलिए हैं। कहते हैं कि आप जो है ये इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आप ना चाहते हुए भी इनवॉलंटरीली हाथ लगा लेंगे। हाँ, मैं तो ग्लव्स को भी साफ रखती हूँ। इंसान का जो gloves के ऊपर थॉट से। प्रोसेस होता है, सोचता है आदमी, तो उसमें इनवॉलंटरीली आदमी कहीं ना कहीं ये कर लेता है। देखिए, अभी आपने करके फिर आप वापस आपने जो है कुछ ये किया आपने, ठीक है ना? डॉक्टर साहब, आप हेयर कट का क्या करवा रहे हैं इलाज? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ या तो हम घर पे कर रहे हैं, और इसके लिए कुछ ट्रिमर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोशिश कर। बहुत बड़ा मसला है। मैं कहती हूँ ये लॉकडाउन के बाद आदमी, ये लड़के बच्चे निकलेंगे भालू बने हुए होंगे। बिल्कुल होंगे। तो ये बड़ा मसला आ रहा है कि लड़कों की ट्रिमिंग, मेरा तो अपना बेटा बेचारा वो परेशान है, वो मैंने हेयर कट कराना, मैं कहाँ से अजान का हेयर कट कराऊं? खुद करूंगी तो मैं 2-3 दफा उसके बाल खराब कर चुकी हूँ, तो मैंने नहीं करना। एक बात, अच्छा डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। और अब मुझे तो मेरी तो खत्म ही नहीं हो रही सेटिंग, तो मैं ये बता रही थी, मैं ये पूछना चाहती थी डॉक्टर साहब, मुझे बताएं इस वक्त जो केसेस सामने आए हैं पाकिस्तान में, ये कौन से लोग हैं? इनमें कोई आपने खास कोई कॉमन चीजें नोट की कि इस तरह के लोग जो मतलब जो भी केयरलेसनेस की वजह से? कोई भी चीज़ आप अगर देखेंगे, आप जितना भी स्टैटिस्टिकल डेटा आप देखते हैं, सुनते हैं, इंटरनेशनल दोस्तों से भी बात होती रहती है, तो ये सारे केसेस, कोई भी ये कोई मर्ज देखता नहीं कि गरीब को लगूं या अमीर को लगूं या किसी और को लगूं। जहाँ इन्फेक्शन होगा, जहाँ ये इसको चांस मिलेगा ह्यूमन बॉडी में, या जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, वो जाके उसको लगेगा, ठीक है? जिस पेशेंट का अगर रेजिस्टेंस कम होगा, अब डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का अच्छा खासा रेजिस्टेंस होता है वैसे, अगर लेकिन उनके अगर स्लीपलेसनेस, क्योंकि डॉक्टर्स की इम्यूनिटी किस लिए डाउन हो जाती है कि बेचारों से ड्यूटियाँ बहुत ज़्यादा ली जाती हैं, बहुत ज़्यादा 48-47 घंटे या 36 घंटे काम करने के बाद जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे वापस आ जाते हैं। तो अगर स्लीपलेस नाइट्स होती हैं काफ़ी जूनियर डॉक्टर्स के उसमें, तो काफ़ी हद तक उनकी इम्यूनिटी कम होने के चांसेस होते हैं। तो उसकी वजह से जो है वो, अगर इम्यूनिटी कम हो तो प्रॉब्लम हो सकता है। सही। तो एक जगह तो ये हो सकता है। दूसरा ये कि आप किसी को भी, चाहे विदाउट एनी फेल, कि इन्फेक्शन तो लग सकता है, डिजीज मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो फिर आपको डिजीज मैनिफेस्टेशन हो सकता है। अगर आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, स्ट्रांग है, तो हो सकता है कि आपको ये मामूली बीमारी करके निकल जाए। लेकिन हमारे यहाँ यही परसेप्शन था कि हम लोगों की इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि हम गंदा पानी भी पी चुके हैं, वो भी हमें हजम हो जाता है। डेंगू से हर साल हम मुकाबला करते हैं। मट्टी तो नॉर्मल हमारी डाइट का हिस्सा है, मक्खियां मच्छर तो हमारे अपने हैं। तो मतलब कौन है जिसने अभी तक, जिसके मुंह में मक्खी वायरस ही मच्छर नहीं ना आ गया गया ना, वो वायरस ही नहीं आ गया। ये वायरस से हम पहले तो हम मुकाबला नहीं कर चुके हैं। जी, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमारा इतना नहीं राइज होगा जो है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक राइज नहीं हुआ है। लेकिन इसके ऊपर हम ये फॉल्स बिलीफ नहीं ले सकते कि राइज नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह स्प्रेड हो रहा है, तो चौकन्ना रह के, जिस तरह आज भी कुछ गवर्नमेंट्स को ऐलान करने हैं और साथ में सूबाई और सेंट्रल को, कि कुछ ना कुछ ऐलानात मुतवक्के हैं, तो हमें चाहिए कि हम जितना एहतियात बरतेंगे इसी तरह से हम जल्द से जल्द इससे निकलेंगे। जितना एहतियात का दामन छोड़ेंगे उसी तरह ये प्रोलॉन्ग होता जाएगा, और हम फेडअप, आपने जो शुरू में कहा कि टीनेजर्स अभी से फेडअप हो गए हैं, तो और फेडअप का जो हमारा जो टाइम है वो और बढ़ता जाएगा और फ्रस्ट्रेशन होता जाएगा। एक दिन पहले ही आपने देखा होगा एक साहब जो थे वो खूब पुलिस वालों से लड़ रहे थे, और किसी चैनल पे चल रहा था ये, तो यही चीज़ हमें रोज़ बरोज़ नज़र आना शुरू हो जाएगी।
तो बेहतर यही है कि हम वही हिफ्ज़ान सेहत के जो सारे उसूल हैं, मास्क लगाना, हाथ धोना, बार बार हाथ धोना जो है वो काफ़ी हद तक बड़ा प्रूवन है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और हो रहा है। दूसरे लोग, सब लोग ये जो कह रहे हैं साबुन से हाथ धोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको समझ नहीं रहे, और अगर हम इसको कह रहे हैं तो लोग इसको कह रहे हैं कि ये तो ऐसी बातें हैं। फिर जितने आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप देख रहे हैं सारे, इनको आपको डिसइंफेक्ट करना और हिफ्ज़ान सेहत का ख्याल रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना, क्योंकि नज़दीक में हम देखते हैं कि यहाँ सोशल डिस्टेंस आप देख रहे हैं, रोज़ाना खबरें मिल रही हैं, हमारे यहाँ नहीं समझे रहे हैं लोग। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये फैलेगा तो फिर आपने देख लिया, इटली भी देख लिया आपने, इटली में भी यही हुआ था, और ईरान में और दूसरे मुल्कों में, स्पेन में यही हुआ है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये हमारे यहाँ चीज़ें बेहतर होने के चांस हैं, लोग मान जाएंगे? अभी तक आप कुछ नहीं कह सकते, वेट एंड वॉच। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये जो मिल रहा है मार्केट में इस वक्त, खुली दही, खुला दूध, नान, जी, देखिए नान वान कितने सेफ है चीजें घर लाना? ये गरम घर लाने के लिए बेहतर ये है कि आप इसको प्रॉपर्ली रैप करें, उसका ऊपर का कवर जो है जब आप घर लाते हैं तो इसको फेंक दें, ठीक है। और जो नान आप ला रहे हैं तो घर में भी इसको एक मरतबा गर्म कर लें अच्छी तरह से, ताकि उसके ऊपर के जरासीम जो है वो मर जाएं, और फिर इसको जाके आप नोश करें। मुझे क्योंकि वही उसमें लगता है ना कि डेंजरस क्या है कि जब वो नान आपको मिले, बेहतर ये कि आप घर से बर्तन लेके जाएं, उसी में नान डालें, घर पे लाके गरम करें, और फिर करें। दही अगर ला रहे हैं तो ऊपर का जो रैपर है उसको फेंक दें, दही को या तो अपने बर्तन में लेके आएं, प्लास्टिक की भी बचत होगी और आप खुद भी सेफ रहेंगे। लेकिन लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए, लोग ये समझ के ना बैठ जाएं कि मेरी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है और मैं बहुत बड़ा जो है वो जवान हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा। नया जरसूमा है, अभी साइंस इस पर रिसर्च कर रही है, हमें कुछ पता नहीं है कौन सी दवाएं लगेंगी, कौन सी नहीं लगेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि जितनी एहतियात WHO या दूसरे मुक़्तदर इदारे बता रहे हैं उसके ऊपर आप चलें, ना कि अपने तजुर्बे या अपनी ज़्यादा जो है वो तवंगरी दिखाएं। अच्छा, अब दही इज़ अ कोल्ड आइटम, तो मैं तो इसको कहूँगी रिकमेंड कि आप ना लें, बेहतर है कि दूध आप लेके घर में उबाल के, अब वो जब क्लीन हो गया उसकी खुद घर में दही जमाएं। हमारे घर में भी यही हो रहा है, इतनी मज़े की दही बनती है, लेकिन और आप उसकी लस्सी बना के पी सकते हैं, गर्मी है तो इट्स गुड फॉर एवरीवन। लेकिन ये कि कोई भी कोल्ड आइटम, अच्छा हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जब ग्रॉसरी आती है, जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें, बॉटल्स, उसको हम एक ब्लीच का पानी बनाते हैं, उसमें डालते हैं, देखिए आपने निकाल के हम लूज रखते हैं। आपने जो ये चीज़ साइड में रखी हुई अपने साथ, 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। डॉक्टर साहब ये एक दफ़ा आया मार्केट में, फिर नज़र नहीं है। जी, ये बहुत महंगा है एक्चुअली, इसलिए थोड़ा सा, लेकिन है ये बहुत अच्छी चीज़, 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये अगर स्प्रे कर दिया जाए तो बहुत अच्छी तरह से, ये जो मेरे हाथ में, ये मुझे शुरू में स्टोर में मिला, क्योंकि 1400 का था, मैंने भी कम 1-2 बॉटल से उठाई, मैं हैरान हूँ। उसके बाद ना मार्केट में आया जी, ना कुछ, फिर स्प्रे का आ गया जी, फिर आजकल टीना मीना पीना टाइप आ गया, छोटे आ रहे हैं बहुत सारे जी। हाँ, तो अगर 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल अगर मार्केट में आता है बाय एनी नेम और सस्ता होता है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। नंबर 1 नहीं मिलता तो ब्लीच इज़ वेरी गुड, 9 हिस्से पानी 1 हिस्सा ब्लीच का पाउडर डाल के आपने अपना सोल्यूशन बनाया। जो भी आप लिफाफे लेके आ रहे हैं अगर प्लास्टिक के हैं उसके ऊपर से स्काफ कर लें। और तीसरी चीज़ नहीं है तो साबुन पानी, वो भी बहुत अच्छा है। साबुन पानी लें, उससे थोड़ा सा उसको रब कर लें 2-3 मरतबा अच्छी तरह से, तो एक हद तक सेफ हो जाएंगे। फिर उस लिफाफे को, हमारे यहाँ क्या होता है कि थैलियों को और सब चीज़ों को हम संभाल के घर में रखते हैं, हाँ, ठीक है ना, और बाद में भी हम उसको यूज़ करते हैं। अब इन चीज़ों को इस मरतबा डिस्कार्ड करते हैं, या ये कि प्लास्टिक की थैलियों को ब्लीच के पानी में धो लें। हाँ, ये कर सकते हैं, ये एक दूसरा, क्योंकि वो थैलियाँ काम भी तो आती हैं, वो थैलियाँ काम आती हैं, एकदम अजीब सा हो जाता है। तो ये तमाम चीजें जो है वो एहतियाती तदाबीर हैं। वेजिटेबल का क्या करें, उसको हम कैसे, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो आप लेके आते हैं उसमें विनेगर से उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है कि 1 टीस्पून जो आप विनेगर के सॉल्यूशन में उसको रख दें और थोड़ी देर के लिए इसको डुबो दें और फिर इसको इस्तेमाल करें। लेकिन यूजुअली आप कुक कर लेते हैं उसको तो वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन फ्रूट तो वैसे ही रहता है, कुछ डायरेक्ट ज्यादातर आप छिलका उतार देते हैं तो वो सेफ हो जाते हैं। जो छिलका उतारने, या तरबूज है तो हल्के सोप वाटर से उसको क्लीन कर दें और फिर आप उसको काटें। क्योंकि देखें बहुत से लोगों को ये मिस कॉन्सेप्ट होता है कि तरबूज खाया डायरिया हो गया, तो तरबूज जो है सेल्फ डायरिया नहीं करता। वो जो पड़ा होता है, आप देखे होंगे रोडों पे ढेर पड़े होते हैं, उस पर आपको पता नहीं रात को ढेर छोड़ के चला गया तो उस पर कितने जानवर भी जो है रात को उस पर घूमते फिरते रहे। उन्होंने जो अपने जरासीम छोड़े तो वो आपके पेट से गए और फिर उसने सारा कुछ आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम किया। तो वो उससे बचने के लिए आप उसको थोड़ा सा
सोप सॉल्यूशन से साफ करके अच्छी तरह से फिर आप उसको काटें। Thank you आप so देखते हैं much। कि आप बड़ी उसको अच्छी काटते हैं, वो छुरी से काट के आपको दिखाता है ये लाल है, तो उसने उसी वक्त आपकी जरासीम अंदर डाल दिए और ये प्रॉब्लम करती है। हाँ, और वो बहनें जो ज्वेलरी बनाती हैं, प्लीज मेरे लिए 1 2 3 4 5 10 जो चले 5 भी चलेंगे, किलो वाली अंगूठी बनाएं जो मैं यहाँ पहन लूँ, और ये जो मैं बार बार ऐसे पता नहीं ये अब ये करती हूँ। खैर शुक्र है मैंने भी सैनिटाइजर लगाया, सैनिटाइजर भी नहीं वो लगाया था, लेकिन इट्स वेरी बैड। ये इरिटेंट भी होता है ना, लेकिन ये इसलिए आप ज्यादा लगाएंगे आपके हाथ पे, नहीं मैंने ग्लव पे लगाया है। तो वो आपके ऊपर से उड़ेगा ना, उसके फ्यूम्स तो उड़ेंगे, क्योंकि अल्कोहल है तो अल्कोहल तो उड़ेगा। डॉक्टर साहब अब तो वैसे जिंदगी दाव पे लगी हुई है, वो अब तो हर तरफ ही खतरा है, इधर भी उधर भी, तो सैनिटाइजर से भी अगर चल बसी तो क्या कर सकते हैं। ये सैनिटाइजर तो नहीं है, ये डिसइंफेक्टेंट है। वो ही है। ना डिसइंफेक्टेंट ही कह रही हूँ ना, तो बड़ी अच्छा सैनिटाइजर भी है मेरे पास, बोतल दिखाओ। हाँ बिल्कुल, वो भी है मेरे पास सब माशाल्लाह। मेरी थैली आती है, इसमें मेरी थैली में क्या है, मेरी थैली में क्या है, ये कपड़े का बैग है जिसमें सब्जी भी आप ले सकते हैं। इसमें मैं सब चीज़ें ना, मेरा दिखाना कैमरे में, मेरा हेयर ब्रश है, मेरा ये सैनिटाइज़र भी है, और मैं अगर बहुत ही डेंजरस जगह पे जा रही हूँ तो मेरा N95 मास्क जो मैं रीयूज़ कर रही हूँ, क्या करूँ मिल नहीं रहा, और लिपस्टिक है, और मेरी गर्म पानी की बोतल है, ये मैं दिखाती हूँ, किधर गई तुम, निकल आओ। ये गर्म पानी की बोतल है, क्योंकि गर्म पानी पीना बार बार बहुत अच्छी बात है। फिर इसमें मेरा मिरर भी है, आजो आजो, मिरर भी है, और एक मेरे पास ये प्लास्टिक की थैली है जिसमें फ़ोन वोन मैंने रखा होता है, और मैं उसी से चेक करती हूँ किधर गई। इसमें एक्स्ट्रा मेरी लिपस्टिक भी है, और मेरा एक्स्ट्रा मास्क, क्योंकि कभी होता है मास्क गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। लिप पेंसिल भी है, लिपस्टिक भी है, और नोज स्प्रे भी है माशाल्लाह जी। ये बात है। आपने तो पूरी कोरोना के खिलाफ पूरी एक जंगी हिकमत अमली बनाई हुई है, और आई थिंक बड़ा आपने अच्छी चीज़ की हुई है, और ये इट इज़ वेरी गुड कि आपने जो है पूरा उससे बचने के लिए हिकमत अमली बनाई है, और ये बड़ी कारआमद साबित होगी इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, अगर मैं गिराऊँ ना, मुझे लगता है मेरा सामान गिरने वाला है, और मेरे पास सैनिटाइजर अलग से है। जी जी जी। तो मतलब मैं पूरी तरह तैयारी के साथ आई हूँ कि मुझे मेरे जो वेल विशर्स हैं बार बार कहते हैं नादिया अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आप बाहर जा रहे हैं, तो वाकई हम लोग यहाँ बहुत ख्याल कर रहे हैं। गाड़ी से स्टूडियो, स्टूडियो से गाड़ी ख़त्म, बीच में कुछ भी नहीं। तो एक सेकंड से पहले ये गिरने वाली मैं उठा लेती हूँ। तो यहाँ लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें जो लेटर हम शो में डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, वाई इज़ इट अ फेलियर। छोटे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रहा, बड़े बच्चे क्योंकि रिस्पॉन्सिबल हैं वो खुद पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी की उनको आदत है। छोटे बच्चे जो हैं उनको समझ नहीं आ रही, और टीचर को समझ नहीं आ रही कि इनको समझ आ रही है नहीं आ रही। आपको समझ आ रही है, आपको भी नहीं समझ आ रही, ठीक है। और अभी जस्ट आफ्टर द ब्रेक डॉक्टर मोइस के साथ बात करेंगे कि इन क्राइसिस के दिनों में जो सबसे अच्छी बात, हमें प्लेजेंट बात पता चली, जिससे हम सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आई और बड़ा सही लगा, जैसे अच्छा काम हुआ है, वो समीना अहमद की शादी। तो उस पर हम बात करेंगे। टॉपिक ये है कि आप जब लेटर एज में शादी करते हैं तो व्हाट इज़ द राइट वे, और इसका फ़ायदा है या नुकसान, हम उस पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। थैंक यू सो मच सना, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक में खड़ी हो गई, थोड़ी सी वॉक की, हरकत में बरकत है, और इस वक्त तो ठीक ठाक हमें हरकत चाहिए, तो एक्सरसाइज ऑफ एनी सॉर्ट, मूवमेंट बहुत अच्छा है। बल्कि मैं तो कहूँगी कि आप अपने फ़ोन पे स्टेप काउंटर लगा लें, ताकि आपको पता हो कि आपने दिन में अपना टारगेट अचीव किया है नहीं। हम लोग ज़्यादा सब खा ज़्यादा रहे हैं, बर्न बहुत कम कर रहे हैं, और बहुत इनएक्टिव हो गए हैं, और दिल भी नहीं चाहता, क्योंकि सुस्ती एक ऐसी चीज़ है जो कि एडिक्टिव है। आप लेटेंगे, बैठेंगे, फिर आपका दिल ही नहीं करता उठने, और एक बेजारियत और एक हम पे एक बस एक बूट सतारी हो गया। पहले जल्दी जल्दी इस पे बात करेंगे, उसके बाद हम आते हैं टॉपिक पे। डॉक्टर मोइज़ है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, हैव वी एंटर्ड अ डिफरेंट स्टेज नाउ? मेरे ख्याल में दुनिया तब्दील हो रही है, और इसके बाद दुनिया बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। आपकी तरजीहात ज़िंदगी में तब्दील हो जाएगी, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद इंसानी रिश्ते जो हैं वो बड़े क्लोज हो जाएंगे, स्पेशली मगरिब में जब आप अपने बाप को साल में एक दफ़ा फ़ोन करते हैं, हैप्पी बर्थडे डैड, वो ज़्यादा हो जाएगा, आप कनेक्टेड रहेंगे लोगों के साथ। और मेरे ख्याल में सारा फोकस जो है वो ह्यूमन सर्वाइवल और हेल्थ के हवाले से होगा। आप अभी बात कर रही थी थोड़ी देर पहले, सर्वाइवल की बात कर रही थी,
इस वक्त हम सबको ये प्रॉब्लम है कि जिंदगी बचाई कैसे जाए। अच्छा, हर एक को कोरोना नहीं होगा, मगर हर शख्स खौफजदा है कि अगर मुझे हो गया तो। और आप यकीन कीजिए, मैं तो डायरेक्ट लोगों से कनेक्टेड हूं। मैं रोज शाम को 6 बजे फेसबुक पे एक लाइव मेडिटेशन करता हूं, हजारों लोग ज्वाइन होते। वहां से मुझे पता चला कि लोगों में इतना खौफ है, बेचैनी है, जैसे कल का कुछ पता नहीं। अच्छा, ये कर क्या रही है? कोरोना तो कोरोना अलग है ना, ये तो इनको मार रही है। अब अगले 2-4 महीने के बाद जब ये आम जिंदगी में आएंगे तो ये फंक्शन नहीं कर पाएंगे, डिसफंक्शनल हो जाएंगे, क्योंकि सोचने समझने की सलाहियत, फैसला करने की सलाहियत मफलूज। खौफ, वहम, वसवसा, पैनिक, बेचैनी, एंजाइटी, ये क्या करेंगे? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए जो आपने एक्सरसाइज का सेगमेंट किया, ये जरूर करे, रोज करे, लोगों से कहे वर्जिश करे, घर में बैठ के जिक्र करे, अल्लाह ताला का, कुरान मजीद की तिलावत करे, जो करे, और आपस में गुफ्तगू करे, घर वाले अच्छी बातें करे, पुरुम्मीद बातें करे, एक दूसरे को उम्मीद दे, सहारा दे। अच्छा, अब आपने एक और बात की, मैं सुन रहा था सब आपकी बातें। आपने कहा अब बाहर का खाना पीना बंद है, अब बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम हो गया, टीनेजर्स को स्पेशली। तो क्या ये मुमकिन है कि माए वो खाना जो बाहर नॉर्मली बच्चे पसंद करते थे, बर्गर शर्गर, वो घर पे बनाए? सी मल्टीपल इश्यूज हैं और हम सब ने, बच्चे अब फट रहे हैं जरा, अब गुस्से से, फ्रस्ट्रेशन से। अब घर में मतलब काफी लोगों के साथ मैंने नोटिस किया है कि मेरी भी टीनेजर बेटी है कि अब लग रहा है कि उसके बिहेवियर में चेंज देखा है मैंने, बड़ा। होपफुली मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी रिलैक्सेशन आए, फिर सख्ती आए, फिर रिलैक्सेशन, फिर सख्ती। और ऐसे में बच्चों को, एक मेरी फ्रेंड ने कहा कि कोई इसको कुछ दे दो क्रिएटिव करने के लिए, और नहीं तो वीडियोस बनाए अपनी बैठ के। क्या शौक है? मैंने कहा बुक्स पढ़ने का शौक है बहुत, क्लासिक्स भी, फिक्शन भी, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफीज। तो कह रही उसके ऊपर रिव्यूज ऑनलाइन अपने लगाए, कुछ मकसद, कुछ उसको पर्पस दो, क्योंकि हम गिव अप तो नहीं कर सकते, दरवाजा बंद करके बैठ जाए कि अरे छोड़ो भाई, बच्चे तंग कर रहे हैं, बेटी का मसला है, बेटे का मसला है। इवेंचुअली कोई ना कोई मसला एक और क्या आ रहा है कि इस वक्त अगर बच्ची या बच्चा बदतमीजी करता है, अम्मा अब्बा भी फटने को तैयार है, वो तो है, वो भी फ्रस्ट्रेटेड है। तो इसका रिजल्ट इस आर्ग्यूमेंट का और इसका बहुत बुरा होगा, घरों के अंदर बहुत बुरा होगा। देखिए, इंसान की फितरत है, अगर आप उसको आजाद छोड़ देना तो वो शायद घर से बाहर भी ना निकले 2-3 दिन, मगर अगर आप उस पर बंदिश लगाते तो वो कोशिश करेगा उसको तोड़ने की। अब वो, ये मेरी बेटी, हम क्यों आए, हम दुबई में थे, मैं भी वहां होती, मैं बाहर वॉक कर लेती, मैं ये कर लेती, मैं वो। मैंने कहा तुम किन ख्वाबों ख्यालों में बेटा, दुबई में इस वक्त इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जा रहा है, अगर आपको किसी गाड़ी में देख लिया, गाड़ी निकालें और आप जेल। वहां इधर से भी पाकिस्तान से ज्यादा इस वक्त जो है लॉकडाउन चल रहा है शदीद, और वहां की तो पुलिस नहीं छोड़ती सेकंड में। मतलब तो मैंने उनको वो बताया, मैंने कहा बेटा आप पूरी दुनिया में ये अच्छा, मैंने कहीं और जाना है, मैंने कहा सारी दुनिया ऐसे ही है, समझ में नहीं आ रहा। हम तो बहुत अच्छे हैं। आप यकीन कीजिए, कोरोना से पहले, चंद दिन पहले की बात है, मैं और हम लोग फैसला, हम सोच रहे थे हम लोग लंदन होके आ जाए। हर 3-4 महीने बाद एक हफ्ते का रेस्ट मिलता है। आप तो वैसे इतना घूमते डॉक्टर। आई नो, एक हफ्ता रेस्ट। नहीं, मुझे ब्रेक चाहिए, आपको कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, तो आपको तो पहिया लगा हुआ है पैरों में, आप तो हर हफ्ते फिर पिक्चर आ रही है जहाज में, इधर यूएस बैठे हैं, अफ्रीका जा रहे हैं, आपको कोई छुट्टी नहीं चाहिए। अब आप घर बैठे, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे कहीं बाहर गए हुए टाइम हो गया डॉक्टर साहब, सॉरी, मुझे कोई सिंपैथी नहीं आपके साथ। हाँ, तो डॉक्टर साहब वापस आते हैं, देखा ना, मैंने कहा ना हम उस फेज में आ गए, हम फट रहे हैं, तो ये फटने का ट्रेलर मैंने आपको दिया, मैं भी फट रही हूँ। लेकिन बस थोड़ा आप ठीक हो जाए, आता है एक फेज डिप्रेशन, टेंशन का, बट बाउंस बैक, स्माइल, ये ऐसे। तो डॉक्टर साहब, एक बड़ी अच्छी खबर मैंने पढ़ी, सुनी और अमेज्ड, ग्लैड, बहुत खुश हुआ। असल में अच्छा हुआ आपने एक सब्जेक्ट पे बात की, और ये आई थिंक हमें इस वक्त जो घरों में हम बैठे हैं, इस वक्त हमारे ये जो फिल्टर्स थे माइंड के, जिसमें तासुब भी था, जिसमें बहुत सारे गलत अकाइद थे, वो वीक हो गए। तो इस वक्त लोग शायद बात समझे हमारी, और हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जो टैबू है हमारे माशरे में, एक टैबू है कि वालिद वालदा में से किसी एक का इंतकाल हो जाए और वालिद अकेला रह गया या वालदा अकेली रह गई, तो अब आप कभी सोच नहीं सकते कि मेरा वालिद अकेला, उसको भी एक पार्टनर चाहिए, कंपेनियन चाहिए, उसका हम उम्र हो, थोड़ी बहुत उम्र में फ़र्क हो, या मेरी वालदा अकेली रह गई। कोई सोचता है हमारे माशरे में कि अपने मेरे वालिद बेचारा अकेले, मेरे अपने पोतों को खिलाते हैं, बाकी पूरा दिन कुछ नहीं है उनके पास करने को,
उनको भी साथी चाहिए जिससे वो अपनी दिल की बात कर सकें, वक्त गुजार सके। हमारे ये इतना बड़ा टैबू क्यों है कि हम एक बुजुर्ग वालिद या बुजुर्ग माँ की शादी का सोच भी नहीं सकते? अच्छा, ये टैबू आया कहाँ से? देखिए, रिलीजन में टैबू नहीं है, दीन इस्लाम में टैबू नहीं है। टैबू आया आपके जब आपके आबाओ अजदाद इस बड़े सगीर और हिंद में रहते थे, वहां पे औरत का मसला ये होता था कि औरत का शौहर अगर मर जाए तो सारी जिंदगी, पहले तो सती होती थी, उसके बाद अब आज का जो दौर है कि सारी जिंदगी वो सफेद साड़ी पहनेगी, किसी अच्छे शगुन यानी अच्छे ओकेशन में, हैप्पी ओकेशन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, जिंदगी भर कलर नहीं, यानी वो अब अछूत हो गई, अब उससे कोई शादी भी नहीं हो सकती उसकी, राइट? ये वहां से ये आया है हमारे जहनों में। तो अब ये टैबू हमारे माशरे में है और हम इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। आप अगर किसी कपल से बात करें कि भैया आपके वालिद अकेले हैं बेचारे, आप लोग सुबह दोनों मियाँ बीवी काम पे चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, आपका वालिद घर में क्या करेगा? आप इनकी शादी कर दीजिए, क्योंकि कोई खातून ऐसी माशरे में होगी जिसको सहारा चाहिए, है ना? कितने बड़ी नेकी काम है, इनको कंपनी मिल जाएगी, उनको सहारा मिल जाएगा। आप करके तो देखें, वो आपके जहन के ऊपर समझेंगे कि इसका दिमाग खराब हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा, और वालिद या वालदा कभी इस बात का इजहार नहीं करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि कि भाई बच्चे सोचेंगे मैं पता नहीं क्या इस उम्र में हाँ शादी की बात कर रही हूँ, मैं कुछ क्या हूँ, मेरा कैरेक्टर ठीक नहीं है, बहुत खौफ है। तो बड़े तो ये बात कर ही नहीं सकते। इसमें जो एलिमेंट आया ना अजीब, जो हजम नहीं होता था, वो ये था कि जब बुजुर्गों ने अपने से बहुत छोटी उम्र की लड़कियों से शादी की, एक तो वो चलती भी नहीं, ऊपर से वो बच्चों को नहीं एक्सेप्ट होती, वो बड़ा एक अजीब सा कहते हैं ना फीलिंग उससे आती है कि जी आप, अब ये तब अच्छा लगता है कि जब आप लोगों की एज मिलती हो। जैसे समीना आपा के इनके हस्बैंड इतना अच्छा मैच के ऑनलाइन किसी ने कुछ बुरा नहीं उनके बारे में कहा, सबको बहुत अच्छा लगा, इतना इनकरेज किया सबने कि समीना अहमद की सहबाई दुल्हा भाई हमारे, उनकी शादी की न्यूज़ सबको इतनी अच्छी लगी, इतने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह दोनों। और इसमें क्या अच्छे फैक्टर है कि दोनों एज अप्रोप्रिएट है, दे आर बोथ 70। दुल्हा भाई की जो है शादी ये पहली है, इन्होंने कभी शादी की नहीं, जो मैं पढ़ रही थी मुझे पता चला। समीना आपा की ये सेकंड मैरिज है कि बच्चे बड़े हो गए, सेटल हो गए, ग्रैंड चिल्ड्रन है, लंबा अरसा इन्होंने अपनी पहली शादी के बाद इन्होंने अकेले गुजारा है। एंड व्हाई नॉट? अच्छा, कॉलर से भी बात करते हैं, फिर इसमें हम मजीद बात करेंगे कि अच्छाई क्या है और इसमें क्या बैलेंस रखना चाहिए। शादी अगर आप लेट एज में क्या सोचनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, अनीका फ्रॉम क्वेटा, कैसी हैं अनीका? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। गुड मॉर्निंग, क्या कहेंगे अनीका आप? कोई सवाल? मेरा आज एक सवाल डॉक्टर साहब से है कि जिस तरह के आपकी माजी में कोई ना कोई बुरे वाकया या बात हो जाती है, तो वो एक आपके माइंड में अटक जाती है कि वो आपको बार बार ना आप चाहते भी हैं उसको खत्म कर दें कि नहीं यार इसको मुझे सोचना नहीं है, लेकिन आपका माइंड आपको बार बार वही चीज सोचवाता है खुद से, और आप इतने ज्यादा ओवर एग्जॉस्टेड हो जाते हैं कि इसको कैसे मैं निकालूं। मतलब कि मैं बाज दफा इतनी परेशान हो जाती हूँ, मतलब कि अभी मैं उठ गई हूँ सुबह तो अच्छा जी वही बात, अच्छा मैं खुद गुलामी भी कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था या ऐसे नहीं ऐसे कहना चाहिए था, मतलब कि ओवर थिंकिंग, वो दिमाग में बात रीप्ले करता रहता है वो सीन में, ये कर देती, काश में ये कह देती तो ऐसे ना होता, वैसे ना होता। सही कह रही है। तो ये क्या चीज है, इतनी एंजाइटी होती है कि वही बातें वही चीजें, या आने वाले वक्त के लिए कोई बात पता लग जाए कि ऐसा होने वाला है और वो आपके मिजाज के मुखालिफ है, तो बस उस वक्त यूं होगा तो मैं यूं करूंगी या मैं यूं कहूंगी, होना वना कुछ भी नहीं है, लेकिन वही वाली बात है कि बस वो दिमाग आपको इतना सुचवाता है, इतना सुचवाता है। अच्छा, मैं तो एक अंग्रेजी फिल्म है, वो जरूर देखना, मेरा ख्याल है इसका नाम है स्लाइडिंग डोर्स। मैं अभी कंफर्म करके ना ब्रेक में तुम्हें एक नाम दूंगी फिल्म का, तुम जरूर देखना। और इसमें तो ये डॉक्टर साहब से मैंने पूछना था कि ये आखिर क्या मसला है, हाँ। और इससे कैसे बंदा निकल सकता है, या क्या बंदा ऐसा करे कि हाँ कि आप अपनी ओवर थिंकिंग पे ओवरकम हो सकते हैं, क्या करना चाहिए? आप तो बड़ी एग्जॉस्टेड होंगी, बहुत थक चुकी हैं सोच सोच के। थैंक यू अनीका फॉर योर कॉल। आप सुनिएगा जी डॉक्टर। देखिए जी, वैसे तो ये काम है प्रोफेशनल, इसके लिए बाकायदा सेशंस होते हैं थेरेपी, मगर एक टेक्निक बताता हूँ, घर पे यूज करो इसको। एक टेक्निक होती है जिसे रन डाउन कहते हैं। तो आप एक काम करें, अपना वाकया जो आपके साथ हुआ है उसको आप
रिकॉर्ड कर लें, आजकल तो मोबाइल फोन पे रिकॉर्ड हो जाता है, 5 मिनट में वाकया रिकॉर्ड कर लें अपनी मादरी जबान में, उसके बाद फिर उसको वापस 5 मिनट रिकॉर्ड करें किसी और जबान में या लबो लहजा में, जैसे पश्तो में कर लिया, लैंग्वेज पश्तो ना हो, लबो लहजा पख्तून का हो, 4-5 लैंग्वेज में करे, फिर इंग्लिश में करे। उसके बाद अब दिन में 2 से 3 दफा उन तमाम ऑडियोज को बार बार सुने। इसको रन डाउन कहते हैं। होता ही है कि जब तक ये आपके जहन में रहता है ये आपको कंट्रोल करता है, जब जहन से बाहर हो जाता है तो आप इसको रिड्यूस कर देते हैं, इसकी सेंसिटिविटी को, हसासियत को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसको बार बार अगर आप सुनेंगे 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 सुनेंगे, इवेंचुअली जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स हैं, वो इससे कम हो जाती है और आप डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। ये बड़ी पावरफुल टेक्निक है, इसको सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं नफ्सियात में, एंड वेरी पावरफुल। तो 4-5 जबानों में, मतलब जैसे जबान तो कोई भी हो, मगर आप लहजा, सिंधी लहजा हो, पख्तून लहजा हो, उसमें आप इसी चीज को रिकॉर्ड करें और फिर उसको बार बार, हाँ, कहना क्या है, जो आपके साथ आपको थॉट आ रहा है ना, कोई वाकया है माजी का जो आपको परेशान कर रहा है, उस वाकये को आप रिकॉर्ड करें 5 मिनट के अंदर, पहले मादरी जबान में, समझ गई, सभी 4 जबानों में, ठीक है। अब उसको सुने दिन में 2-3 दफा उन चारों को। उससे क्या होगा, उसके साथ जो इमोशंस अटैच्ड होते हैं ना, प्रॉब्लम कहां आता है, हर थॉट, हर सोच आपको परेशान नहीं करती नादिया, हाँ। मगर जिस थॉट के साथ आपकी फीलिंग्स हैं, गिल्ट है, रिमोर्स है, पछतावा है, ये आपको परेशान करती है। ये ऐसी बात है कि जैसे तुमने चाय में सांप का जहर डाल दिया, थोड़ी थोड़ी देर बाद सिप ले रही हो, आहिस्ता आहिस्ता वो जहर असर नहीं करता। वेरी गुड, बहुत अच्छी एनालॉजी है। डॉक्टर साहब मैं हो गई हूँ समझदार, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे भी कुछ बातें समझ आने लगी हैं, या मैं इनको इजहार नहीं, सही बात है, कुछ चीज़ें आपको वक्त के साथ जब खुद पढ़ती हैं, खुद आपके ऊपर गुजरती है। 20s में कोई शख्स नहीं समझ सकता 40s की पेन, 30s में कोई नहीं समझ सकता, लेकिन आपको पिछली पेन्स याद रहती हैं। तो वो ये ना समझे टीनेजर्स के भाई जो मेरी माँ 40s में, इसको क्या पता व्हाट इट्स लाइक टू बी अ टीनेजर, मेरे दिमाग मेरे दिल में क्या चल रहा है। हम उस वक्त से गुजर गए हैं, हमें सब पता है, बट स्टिल पता नहीं मैं क्या बात कर रही थी, चाय से मैं इस पे कैसे आ गई। हम अपनी बात करेंगे सलीना अहमद, उनकी शादी, और साथ में ये कि लेट एज में जब शादी होती है तो किन चीज़ों का ख्याल रखें आप, और कौन सी शादी जमती है और अच्छी लगती है, ये ज़रा अच्छा लगता है। ब्रेक के बाद हम इस पर मजीद बात करेंगे, और इसी से रिलेटेड अगर आप कॉल करें, कोई सवाल करें तो अच्छा होगा, बेहतर, आपके लिए बेहतर है, हमारे लिए भी। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग, कवर योरसेल्फ। बैकलैश आता है, ट्रोलिंग होती है, लोग अजीब बातें, इस पे मैंने देखा माशाल्लाह पूरी कौम को बड़ी खुशी हुई है, पूरे सबको अच्छा लगा, एक जैसे बिल्कुल सही लगा, क्योंकि मैच बहुत अच्छा है। और हालांकि जैसा पहले ब्रेक में बात कर रहे थे कि जब शादियां लेट एज में लोग करते हैं तो फैमिली वाले बड़ी बातें बनाते हैं, और वो तब होता है जब आपका पार्टनर आपसे एज में बहुत छोटा हो, तब फिर होता है कि यार इनको क्या सूझा, ये किस तरह की पर्सनैलिटी है, कैसी सोच है, क्यों किया। लेकिन अगर आप आसपास की एज और किसी जरूरतमंद, वैसे भी होता है सवाब कितना है, बहुत बड़ी बात, तो अगर आप ऐसे रिश्ता बनाते हैं, शादी करते हैं एक अच्छी नीयत के साथ, तब सब अप्रिशिएट करते हैं उसको। अच्छा, ऐसी उम्र में अगर आपका साथी आ जाए तो लाइफ पे क्या फर्क पड़ता है, उस पर बात करेंगे। कॉलर से बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम कैसी हैं सलाम। आप? अंजुम, आई एम फाइन, गुड मॉर्निंग। क्या कहेंगे आप अंजुम? वेलकम टू द शो। मैं तो बहुत अप्रिशिएट करूंगी जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के और देख के इस तरह के सलीना अहमद ने इस एज में शादी की है और छुपाया नहीं, सबसे बड़ी बात जी, बड़ी अच्छी बात ये मुझे लगी कि उन्होंने छुपाया नहीं है और सबके सामने उन्होंने ये बताया है सबको, क्योंकि हमारा तो यही मसला है ना, लोग क्या कहेंगे, फला क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। नहीं, लोगों में थोड़ी अवेयरनेस बच्चों में भी होनी चाहिए कि जब हम लोग ये समझते हैं कि जैसे 60s में 70s में आ गए तो अब इनका दुनिया से काम खत्म हो गया, बस अब ये कमरे में बंद हो जाए, माएँ दादी नानी है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि सही है, लोगों को भी अप्रिसिएशन करनी चाहिए कि उन्होंने इस एज में शादी की है, कि उनको भी जीने का हक है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो देखिए ना, ये सोशली एक्टिव है, मिलना जुलना, ये वो बहुत सारी औरतें हैं या आदमी है जिनका कोई एक्सपोजर ही नहीं है, वो घर में ही बस बंद होके रह जाते हैं, बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ किसी से मिलना भी नहीं होता और कोई उनके लिए सोचता भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा उनको
मेल नर्स या फीमेल नर्स लाके दे दी जाती है कि भाई हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। बिल्कुल, देखिए बच्चे बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में, अब माएँ नानियाँ दादियाँ जो बन जाती हैं या जो विडोज होती हैं वो क्या करें आखिर। बहुत अच्छा किया है, मैं तो इस बात को बहुत पसंद किया है मैंने तो, और माशाल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत, आप तो मेरी फेवरेट रही हो बहुत, Thank और you, अभी भी हो। बहुत शुक्रिया अंजुम, God bless you। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो, जज़ाकल्लाह, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। का शुक्र, थैंक यू अंजुम, थैंक यू सो मच। तो जी निकाह जो है ना, निकाह बहुत ही बाबरकत अमल है, अल्लाह बहुत पसंद करता है इसको। तो एक तो पहली चीज है कि जब आप निकाह करते हैं तो आप बरकत लेके आते हैं, यानी अल्लाह के नजदीक आपके घर में एक बरकत आई निकाह की वजह से, अमल निकाह का। दूसरा, एक शख्स को जो अकेला था उसको सहारा मिल गया दूसरे शख्स के आने की वजह से, जो दूसरा आया उसको भी सहारा मिल गया पहले की वजह से। तो दो लोगों की जिंदगी को आपने आपस में जोड़कर दोनों को एक साथी दे दिया। देखिए मगरिब में बहुत बीमारियां जो आम है ना, उनमें अक्सर वो बीमारियां हैं जो साइकोसोमेटिक है। साइकोसोमेटिक का मतलब है बीमारी जिस्म में है मगर उसका जो ओरिजिन है उसकी इब्तिदा ज़हन में। तो ये इंसान का रवैया, इंसान की सोच, इंसान की तर्ज अमल जिंदगी का, ये आपके जिस्म पर असर करता है। कहा जाता है कि 70% कैंसर भी साइकोसोमेटिक है। मगरिब में डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, तन्हाई बहुत ज्यादा है, खुदकुशी बहुत ज्यादा है, शराब की तरफ इंसान जा रहा है, ड्रग्स की तरफ जा रहा है, क्योंकि लाइफ में तन्हाई है इंसान के पास, कोई किसी का नहीं है। जब आप किसी को लेके आ जाते हैं और दो लोग आपस में एक दूसरे के पार्टनर बनते हैं तो वो तन्हाई के साथी हैं। और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने वालिद पे या वालदा पे बहुत बड़ी आपने नेकी की है, कर्म किया कि आपने उनको एक पार्टनर मुहैया कर दिया ओल्ड एज में। क्योंकि ओल्ड एज में एक प्रॉब्लम पता है क्या नादिया, ओल्ड एज में आपकी सुनने वाला कोई नहीं होता, बच्चे दूर भागते हैं, सठिया गया है अब्बू कहते हैं ना अक्सर, ये तो बोलते ही रहते, एक ही चीज रिपीट करते रहते हैं। तो वो अकेला आदमी घर में क्या करेगा? अगर अकेला होगा तो वो बीमार होगा, अकेला आदमी हमेशा बीमार होगा। तो अगर कोई साथी होगा और बात करने वाला, दुख सुख की बात करने वाला, आपके अंदर बहुत फर्क पड़ता है सेहत में। अच्छा कोई मोटिवेट करने वाला, दोनों का एक दूसरे, चलो सुबह योगा करते थोड़ी देर, चलो मराकबा करते हैं शाम को बैठ के, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें इसको समझना चाहिए। तमाम उन लोगों को जो घरों के अंदर जिनके वालिद या वालिदा बैठे हैं, विडो हैं, वो उनके बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो सोचे इसके बारे में। ठीक है, आपने अपने बाप को या आपकी माँ को बहुत अच्छी जिंदगी दे दी, आपने कहा ना मेल नर्स या फीमेल नर्स दे दी, मगर मेल नर्स और फीमेल नर्स के अंदर खिदमत तो वो उस तरह करेंगे प्रोफेशनली, मगर वो जो कनेक्शन होता ना, वो कनेक्शन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो कनेक्शन। और मुझे ये लगता है डॉक्टर साहब कि जो लेट एज की शादी है उसकी वजूहात वो नहीं है जो जवानी में होती है। हाँ। ना बच्चे ना कुछ और, सिर्फ कंपनीशिप। और देखिए लाइक माइंडेड होंगे, एक एज में उन्होंने भी एक अरसा देखा। हाँ, अब हाँ। क्यों गलत है कि जी छोटी किसी लड़की से नहीं शादी करानी, बुजुर्ग की वजह ये क्या बात करें। वो ऐसे हफ्तों में जो है ना बाद में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाती है। एक तो पहले बाबा जी को ये टेंशन होगी ये फोन किसका आ रहा है, उनके दिल में हमेशा डर रहेगा कि ये जो लड़की है इसका कोई ना कोई सेटिंग है। वजह ये है ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर एजेड आदमी होगा ना, उसे इस बात का पता होगा कि मैंने ये अमल गलत किया है। यानी अगर 80 साल का, 70 साल का, भी गांव में कोई किस्सा आया था, 70 साल के बंदे ने कोई 18 साल की लड़की से शादी, ये बहुत ही उस लड़की की जिंदगी अजीब सा बर्बाद, लगता है। इस लड़की की जिंदगी बर्बाद की ना। जाहिर है, देखे कुछ फिजियोलॉजिकल चीजें होती हैं, कुछ चीजें अल्लाह ने रखी हैं, फिर मेंटल एज में बड़ा फर्क है। 60 से 65 साल का बंदा, उसने जिंदगी के 65 साल देखे, 20 साल की 24 साल की लड़की, उसने जिंदगी के 24 साल देखे। दोनों का मेंटल लेवल डिफरेंट है। और हमेशा याद रखें, मर्द इनसिक्योर ज्यादा होगा अगर उसकी उम्र ज्यादा होगी, मर्द, और अगर उम्र बराबर होगी या थोड़ा सा फर्क होगा तो आमतौर पर औरत इनसिक्योर ज्यादा होती है। ये फैक्ट है साइकोलॉजिकली कि मर्द और औरत की उम्र सेम होती है, जो आम शादियों में होती है, तो औरत जनरली इनसिक्योर होगी। अगर मर्द का काम बाहर है, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा, तो वो इनसिक्योर होगी। मगर अगर मर्द बड़ी उम्र का होगा और औरत छोटी उम्र की होगी, तो इस शादी में मर्द हमेशा इनसिक्योर रहेगा। जब वो इनसिक्योर रहेगा तो वो तशद्दुद करेगा, वो शक्की बनेगा, लड़ाई झगड़े करेगा, तो उस बच्ची की जिंदगी खराब होगी और ऐसी शादी चलती नहीं है। बिल्कुल।
तो इसलिए एज अप्रोप्रिएट और पास की एज का जो साथी है उनकी बातें भी एक जैसी होंगी, लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी, मतलब एक टाइम उन्होंने गुजारा, इतना कुछ है एक दूसरे को बताने के लिए कि कमाल है। जी कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ारा फ्रॉम लाहौर, कैसी हैं ज़ारा डॉक्टर साहिबा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र है, घर पे हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आप यकीन करें आज भी पीटीवी इज द बेस्ट टीवी, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो पीटीवी देता है। और नादिया, मैं डेली आपका शो देखती हूँ, डेली कॉल करती हूँ, लेकिन आज मैं बड़ी दुआएं करी थी कि डॉक्टर मोइस बैठे, मेरी आपसे बात हो जाए। और बहुत अच्छा शो करती हैं आप, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देती हैं। अल्लाह आपको जज़ा दे, अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे, आप बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। बुलंद करे। अगर यही कॉम्प्लीमेंट मुझे 20 साल पहले मिला होता तो मुझे इसकी इतनी कदर ना होती। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, अभी लग रहा है कि ब्यूटी से भी ज्यादा अच्छा जहानत का कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू। मैं आपकी दूर पार की क्लास फेलो हूँ, हमने ग्रेजुएशन के पेपर्स इकट्ठे दिए थे, आप मुझे डेफिनेटली भूल गई होगी। नहीं, और प्लीज दुनिया को बता दें कि विकिपीडिया पे मेरी उम्र गलत लिखी हुई है और मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ। हाँ जी बिल्कुल, प्लीज, ऐसा ही है। जो मेरे कॉलेज और स्कूल की लड़कियां हैं ना, वो फेसबुक पे लड़ रही होती हैं, नहीं हम उसके साथ थे, ऐसी बात गलत बातें ना फैलाओ। पता नहीं क्या लोगों ने मेरी उम्रें बनाई हुई है, जैसे मैं पता नहीं क्या वैम्पायर हूँ, है कैसे ऐसे बैठी हुई हूँ। हाँ, आपने मैंने ग्रेजुएशन पेपर्स इकट्ठे दिए थे, मैं आगे बैठी थी, आप पीछे बैठे थे, मुझे इसी तरह याद है एग्जैक्टली। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो बात करती है, समीना अहमद ने बहुत जबरदस्त काम किया है और बहुत अच्छी मिसाल। आपको मैं बताऊं कि मेरे वालिदा की डेथ के बाद मेरे वालिद साहब का बहुत बुरा हाल था। एट द एज ऑफ 66 उन्होंने शादी की, वो 55 साल की खातून थी, वो दूर से कहीं हमारे रिश्तेदार भी निकल आई। अब्बू ने हमें बताया नहीं था कि उन्होंने शादी कर ली है। उसके बाद कोई साल बाद हमें पता लगा कि वालिद साहब ने शादी कर ली है। भाई का बड़ा अजीब सा रिएक्शन तो आया, लेकिन मैंने फिर भाई को समझाया, मैंने कहा भाई आपकी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं, वालिद साहब कितने हैप्पी हैं, वो वॉक पे जाते हैं उनके साथ, वो गेमें खेलते हैं, वो जो क्या होती है लूडो शूडो, वो सारा बड़ी लूडो खेलते थे वो दोनों। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो स्टेप मदर है उनकी भी डेथ हो गई 15 साल के बाद। अब मेरे वालिद साहब 80 साल के हो चुके हैं, 81-82 ईयर्स के। अब हम उनके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और मैंने अपनी सास से कहा है कि जी आप उनसे शादी कर। तुमने क्या कहा, रिपीट करना बात? मैंने अपनी सास को बोला है, माय मदर इन लॉ वो बेवा हैं, तो मैंने कहा जी आप मेरे अब्बू से शादी कर लें। क्या है? हाँ, हमें तो कुछ नहीं है, लेकिन हजम नहीं होनी है बात किसी को। नहीं, क्यों नहीं हजम होनी? देखिए वो अलहदा अब्बा का घर है, अलहदा हर चीज है। मैंने मियाँ को कन्विंस कर लिया हुआ है, वो तो कन्विंस हो गए। अब साथ मेरी, मैंने अब्बा को भी कन्विंस कर लिया। अब्बा कह रहे हैं वेल एंड गुड, मैंने तो करनी ही है, जो मर्जी करो, मैं ਤੁਹਾਡਾ प्यो, तुसी नहीं मेरे प्यो, आगे से ये कहते हैं मैं करनी है। और वो उससे जो सिक्योरिटी वॉट एवर शी वांट, जो भी वो चाहती है, मैं उनको करने को, लिख के देने को तैयार हूँ। भी मैंने पैसे कमाए, अपनी खुशी के लिए कमाए, मैं खुशी भी ना हासिल करूँ, कम ऑन। तो हम लोग तो ये चाह रहे हैं, अब दुआ करें कि मेरी सास मान जाए। मुझे फोटो जरूर भेजना दोनों की शादी की, माशाल्लाह। नहीं तो मैं लाहौर आओ तो आपकी सास को मनवा दूंगा, मेरे सामने ले आइएगा, मनवा दूंगा। तो अभी टेंशन क्या है, कौन नहीं मान रहा है इसको अरेंजमेंट में? सास नहीं मान रही। आप यकीन करें, मैंने जो उनके दामाद है ना, मेरी सास के जो दामाद हैं, यानी 2 बेटियां हैं ना, उनके शोहर की तो है ना, मैंने उनको कहा, मैं कहा तुम लोगों को क्या तकलीफ है भाई, क्या है, वो क्यों नहीं अपनी जिंदगी गुजार सकती हैं, ऐसी कोई मतलब वट एवर। तो अब वैसे थोड़ी सी ना की करते हो तुम बच्चे, पागल हो गए, किस तरह की गल्ला करते हो, एक उम्र है मेरी। मैं ये भी रिएक्शन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैंने सुनी है। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक एक महफिल में बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर मुझे पता हो कि मेरी जिंदगी में 2 दिन बाकी रह गए हैं तो मैं बेनिकाह ना गुजारूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे पता हो कि मेरी जिंदगी में 1 दिन बाकी रह गया है तो मैं बेनिकाह ना गुजारूं। और एक और रेफरेंस मिलता है कि अगर मुझे पता हो कि कल क़यामत है तो मैं बेनिकाह ना गुजारूं। तो हमारा दीन तो कहता है कि औरत हो चाहे मर्द हो, उसे सारे निकाह में बंधे रहना चाहिए। इसमें उसकी अंदरूनी खलफिशार और बाहर के खतरात, दोनों खतरात से वो दूर रहता है। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉल डॉक्टर ज़ारा। बड़ी इन्होंने अच्छा डिफरेंट बात बताई। ये चाह रही है कि इनकी वालिद की शादी जो कि अब 80 साल के हैं, इनकी सास से हो जाए और उसमें बड़े मतलब
क्या कहना चाहिए, हिम्मत की बात है। हाँ, डटी हुई है हौसले ये की बात। कि मुझे करना है, उनको बनाना है, शी इज श्योर अबाउट। अच्छा, एक एंगल और है, जो बच्चे नहीं चाहते कि मेरे बाप या माँ की शादी हो, वो पोजेसिव हो जाते हैं, अपनी मिल्कियत समझते हैं बाप को या माँ को। उनके ख्याल में अगर उनकी माँ या बाप की शादी होगी तो लोग जो है उनको ताने देंगे, उनकी इज्जत माशरे में कम हो जाएगी, और ये मसला है। और इसको इन चीज़ों को समझाना होगा। आपके प्रोग्राम, आई थिंक जब अगर एज का डिफरेंस अगर कम होगा ना तो लोग फिर भी नहीं हम तो बात कर रहे हैं भाई वो एज हाँ, वाली बात नहीं। और वो अजीब सा लग जाता है कि जब वो एक छोटी उम्र की लड़की के नहीं, वो साथ नहीं। शादी करते हैं, फिर एक साल में बच्चा भी हो जाता है। नहीं वो नहीं फिर वो ऐसी, देखिए हम इसको गलत सही नहीं कर रहे, लेकिन मैं कह रही हूँ कि वैसे सोसाइटी में उसका जो है ना, उसका हजम होना लोगों को मुश्किल लगता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, हम जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स में से कोई एक हयात है और वो अकेले हैं, बड़ी उम्र के हैं, उनके बारे में सोचने कि उस हम उम्र कोई दूसरी खातून जो किसी और घर में हो, जिसका ये सहारा बन जाए और वो उनका सहारा बन जाए। ये कंपेनियनशिप, इन्होंने एक बात की ना, लूडो खेलते हैं, ये बड़ी उम्र में इंसान बच्चे की तरह हो जाता है, जिद भी करता है, उससे पुरानी बातें भी याद आती हैं। अच्छा, अब अगर टांगों में दर्द है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, दवाइयाँ लेना वक्त के ऊपर, ये तमाम चीजें इंसान के जहन पर असरअंदाज होती है। तो यहाँ कंपेनियनशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है। सही। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इस चीज को मायूब ना समझे। अगर हम समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स में से किसी एक को हम हेल्प कर सकते हैं, तो सबसे बड़े उसको एक दोस्त, उसको कंपेनियन ला दें, शादी कर दें उनकी, और वो शख्स जो साथ रहेगा आपके घर में, डेफिनेटली उससे आपका रिस्क कम नहीं होगा। कोई प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम भी लोगों को बहुत एक ये भी एक एंगल में नहीं लाना चाह रहा था कि बड़ा मसला है। स्टेप मदर के भी बच्चे हैं, हाँ। कल को प्रॉपर्टी में उनका भी हिस्सा हो जाएगा, ये भी ना क्या पता अम्मा के नाम कर दें घर, अब्बा ये तो हम रह ये जाएंगे। बहुत बड़ा इशू है हाँ। कि जी हमारा घर है और ये अगर नई अम्मी के नाम कर दिया, और जो हो भी जाता है, स्पेशली जब कोई यंग लड़की आती है दुल्हन बन के, तो वो तो घर नाम लिखवा के ही आती है। तो इस तरह की चीजों पे फिर बहुत फंडे होते हैं, बहुत मसले। जी अस्सलाम वालेकुम, का कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। निगत कैसी हो तुम? गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, कॉल आ रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बड़ी खुश हूँ माशाल्लाह, आप लोगों के फोन आ रहे हैं ना। आपको देख के मुझे और भी जीने की उमंग आ जाती है। क्या हो जाते? जीने की उमंग आ जाती है। जीने की उमंग आ जाती है। रियली? मैं अपना नाम रख लूं, नादिया जीने की उमंग। बहुत प्यारी बात की आप आपने। माशाल्लाह से बहुत 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 ज्यादा आप में एनर्जी देख देख के ना मुझे भी एनर्जी आ रही है। अल्लाह का शुक्र है, घर से बाहर निकली, मेरा तो बड़ा बुरा हाल था, पता है। कल रात को तो मैं भी भां मेरे ना धुएं निकल रहे थे सर में से कि क्या हो रहा है। होता है, मुझे भी दौरा पड़ता है, आप सब लोगों की तरह, लेकिन फिर बाद में मैं ठीक हो जाती हूँ। हाँ, लेकिन नादिया आपके बेटी के बराबर मेरी भी बेटी है। फिर वो भी इसी तरह, जैसी भी आप बातें कर रही है ना, इसी तरह वो भी मुझे तंग करती है ना? आजकल ज्यादा तंग कर रही है जी। हाँ, क्या करें, जगत बताओ जरा। फैशन डिजाइनिंग का कर रही हूँ, आजकल बंद है ना। हाँ। बच्चों का ना मैंने देखा, शुरू में उन्होंने कोऑपरेट किया, अब आके बच्चे तंग हो गए हैं, अब उनकी बस हो गई है जैसे, तो इसलिए अभी घरों में टेंशन बिल्ड हो रही है। बस नादिया, आप जरा मुझे डॉक्टर मोइज से बात करनी थी। नहीं, चलो करो। अस्सलाम वालेकुम जी, कहिए बात। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर मोइज। जी कहिए। मेरा प्रॉब्लम ये थी कि मेरे जब शादी हुई है, हाँ। तो मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी थी, ठीक है, और मेरी पहली थी। ठीक है। तो अब मेरे हस्बैंड की एज थी 50 और मेरी 37। ठीक है। तो हमारी 99 में शादी हुई थी, अब हमारे 20 साल हो गए। ठीक है। और 19 साल की बेटी है मेरी, माशाल्लाह। लेकिन हम लोगों में इतना लड़ाई होती है बहुत ज्यादा, हर टॉपिक पे, यानी कि वो अलग बोलते हैं, मेरी अलग होती है। मैं 19 ग्रेड की टीचर हूँ माशाल्लाह। गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है। तो आप बताइए मेरी प्रॉब्लम के, अब मैं मतलब बहुत ज्यादा जो है ना परेशान हो गई हूँ लड़ाई झगड़े से। अच्छा, मुझे ये बताइए, 20 साल की रफाकत में आप पढ़ी लिखी, आपने जिंदगी के अंदर बहुत कुछ सीखा। अगर मैं कहूँ कि आप लिखें एक कागज पे कि आपके और आपके हस्बैंड की लड़ाई की वजह क्या है, 10-12 वजूहात लिख लें। अच्छा। तो आप अगर उस पे लिखें, देखें जो चीज जहन में होती है ना, वो उस पे अमल नहीं होता। अगर एक कागज पे लिख लें कि मेरे और मेरे हस्बैंड की 20 साल बहुत बड़ा तजुर्बा होता है इंसान को, आप इनको रीड कर सकती है, तो आप उनकी पसंद नापसंद किस वजह से झगड़े होते हैं उसे लिस्ट डाउन करें, 5, 6, 10 जो भी हुआ,
उसके बाद डिसाइड करें कि इनमें से किस किस चीजों को मैंने चेंज करना है। अच्छा देखिए, आपने फोन किया, इसका मतलब है आपको इस चीज का एहसास है कि आप चाहती हैं कि मैं ये झगड़े खत्म कर दूं। 20 साल तो हो गए शादी के, राइट? तो आपने खुद ही एफर्ट करना कि कौन से ऐसे काम मैं ना करूं या करूं जिससे ये झगड़े कम से कम हो जाए, क्योंकि झगड़े आपकी बेटी, आपकी औलाद पे बड़ा असर करते हैं, उनके जी, ज़हन। बहुत असर पड़ता है, बहुत ज्यादा सोचती रहती है बेटी मेरी। तो आप ये लिखना शुरू करें और इंशाल्लाह अगले हफ्ते नादिया के प्रोग्राम में फिर आऊंगा तो फिर कॉल करके बताइए क्या क्या चीजें आपने मालूम की है कि जिसकी वजह से झगड़ा होता है। लेकिन कोरोना में आजकल सब रिजल्ट्स जो है ना स्लो हो गए हैं, तो आप 2 हफ्ते के बाद मेरा ख्याल है फोन करें। वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज। क्या बात हो रही थी डॉक्टर साहब? ये बात हो रही अभी थी, मेरी फ्रेंड का मैसेज चेक कर रही थी फोन पे, उसने कहा नादिया बहुत अच्छा टॉपिक है, हम खुद अपने खालू के लिए खाला ढूंढ रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि अगर हम अपने बुजुर्ग रिलेटिव्स के लिए कोई लड़की ढूंढना चाहें, लड़की तो क्या मतलब उनकी एज के हिसाब से, हर कोई लड़की होती है हमेशा, मरते दम तक हम सब लड़कियां हैं, तो कहाँ से ढूंढे? टिंडर पे मिलेगी? कहाँ मिलेगी? अच्छा, अब ये नहीं, हमारे पास नहीं है ये एक एक बड़ा बड़ा मतलब शादी के कोई वेबसाइट, क्या ये एक बड़ा इशू है? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कल्चर नहीं है कि मिले, कहीं बैठते हो शाम को सब लोग इधर उधर जाके, तो मुलाकात कैसे हो, रिश्ता ढूंढे कैसे? नहीं हो पप्पा के लिए नई मम्मा कहाँ से मिलेगी? नॉर्मली हम लोग मिलते हैं तो बरादरी में, अपनी बरादरियों में लोगों को जानते हैं ना, या अपने नेबर्स में जानते हैं, उससे ज्यादा रिश्तेदारों के अलावा बाहर नहीं जाते। तो मेरे ख्याल में एक तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, जो हमारे दोस्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इनमें से कोई अगर कंप्यूटर का माहिर हो, बनाओ एक वेबसाइट और उस पर काम करो। सीनियर्स वेडिंग के नाम से सीनियर्स की शादी, बहुत बड़ा काम होगा और करो, क्यों नहीं कर सकते, हो सकता है। और एक और चीज भी बहुत जरूरी है, हम रिश्ते अपने बरादरी में ढूंढते हैं, वो भी गलत है। गलत है ना? गलत है, नहीं ढूंढे। ये मैं एक इस्लामाबाद में एक वर्कशॉप कर रहा था, एक डेंटिस्ट मेरे पास आई, बड़ी प्यारी सी बच्ची डेंटिस्ट थी। वो मुझे दोपहर को लंच पे मेरे साथ बैठी, कहती आपसे एक प्रॉब्लम डिस्कस करना। मैंने कहा था मेरे अब्बू भी पढ़े लिखे और उन्होंने मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाया, मैं डेंटिस्ट बनी, मगर मुझे बाप ने पहले दिन एक बात कह दी थी कि बेटा तुम 4-5 साल मेडिकल कॉलेज में पढ़ोगी, बहुत लड़के दोस्त बनेंगे, मगर याद रखना शादी सिर्फ तुम बरादरी में करोगी, मेरी मर्जी। कहती मैं डेंटिस्ट हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मगर मुझे हक नहीं दिया मेरे बाप ने अपना जीवन साथी चुनने का। मतलब बहुत तकलीफ दे बात है ना। या तो आप अपनी बच्चियों को घर में रखे, ना पढ़ाए, जानवर रहने दें उनको। जब आप उनको शऊर दे रहे, तालीम दे रहे, तो कम से कम उनको हक दे इस बात का कि अगर वो चाहती हैं तो वो अपना पसंद, आप उस लड़के को देखें, चेक करें, सब कुछ करें। सही बात है। अब मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद एक बड़ा अहम सवाल जो कि बनता है कि जो ये बातें कर रहे हैं डॉक्टर मोइज, वो खुद सालों से अकेले। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। आप कितने साल से अकेले हैं डॉक्टर साहब? मैं कोई 20 ईयर्स से। बट एक फर्क है ना, आपने शादी की थी ना? लेकिन पहले मैंने शादी की, मेरे 2 बेटे अमेरिका के अंदर है, वो शादीशुदा है माशाल्लाह। मैं 20 साल से अकेला हूँ, लेकिन मैं अकेला उस सेंस में नहीं हूँ। मेरे काम की नौयत ये है, आपने अभी तो कहा था पहिए, हर हफ्ते में घूम रहा होता हूँ कहीं ना कहीं। लेकिन डॉक्टर साहब आपका मिलना जुलना बहुत होता है, तो कभी आपको किसी से ऐसी अट्रैक्शन या अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई कि 20 साल में आपको कोई लगा हो कि मुझे से शादी करनी चाहिए? हालांकि इतना इस बात को ये मानते हैं और मिलते भी हैं बहुत ऐसे लोगों से। ये क्या बात है कि डॉक्टर मोइज खुद 20 साल से अकेले हैं और इन्होंने शादी नहीं की है? इनसे पूछते हैं ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मॉर्निंग एट होम पे आज बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन हो रही है। समीना अहमद, समीना आपा की शादी की गुड न्यूज़ सुन के सहबाई भाई के साथ, मंजर सहबाई, बहुत अच्छी न्यूज़ है, बड़ा अच्छा सबका रिएक्शन। ये बात करते करते डिस्कस एकदम पलट के बाद डॉक्टर मोइज पे आ गई कि क्या वजह, ये खुद हालांकि समझते हैं कि ज़रूरी है साथ किसी का और इतना इनका एक्सपोजर है, मिले भी बहुत लोगों से होंगे, 20 साल से ये खुद अकेले और दूसरी शादी नहीं की, क्या वजह? नादिया, पहली चीज ये कि शादी हुई, अल्लाह ने औलाद दी, 2 बेटे मेरे अमेरिका के अंदर है। उरूज को अडॉप्ट किया था मैंने, उसके वालिद मेरे दोस्त थे,
उसका और उनकी वालदा का दोनों का एक ही कैंसर से एक ही हॉस्पिटल में एक ही कमरे में इंतकाल हुआ। इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी। उरूज को मैंने कहा तुम मेरे पास आ जाओ, फिर वो काम करने लगी, फिर वो बेटी है मेरी, और माशाल्लाह उसकी ग्रूमिंग की। मेरे ख्याल में मेरी शादी ना करने की जो सबसे बड़ी वजह ये है कि मेरे ख्याल में मेरा सबसे अच्छा दोस्त मैं खुद हूं। एक शेर अर्ज करता हूं, मेरे एक गोशे फिक्र में मेरी जिंदगी से अजीज तर, मेरे एक गोशे फिक्र में मेरी जिंदगी से अजीज तर, मेरा एक ऐसा दोस्त भी है जो मिला कभी ना जुदा हुआ। लेकिन आपको कभी लाइफ में कोई तो ऐसा आया होगा टाइम, आप यकीन कीजिए नादिया कि मुझे अपना काम, और मैं एक तो मसरूफ बहुत होता हूं आप जानती हैं, दूसरा जब मैं अकेला होता हूं तन्हाई में मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। आई एम सॉरी, मुझे अजीब सी है, मैं किसी को पसंद नहीं कर सकता, मेरे जो रेंज है औरा की उसमें मैं किसी को करीब नहीं आने सकता। वजह शायद ये कि मैं अपने ख्यालों में होता हूं, और फिर हमारी कुछ ऐसा रास्ता हमारा ऐसा है ये मेटाफिजिक्स का, स्पिरिचुअलिटी का, कि जहां जब हम तन्हाई में होते हैं तो हम अपनी ज़ात में होते हैं। तो मुझे शायद ये चीज़, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जब मेरी शादी में भी था तो जब रात को मैं मेडिटेशन करता था तो मेरी बेगम अक्सर बीच में डिस्टर्ब करती थी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा उससे कहा, मैंने कहा देखो हम सब बातें कर ले, जब तुम सो जाओगी फिर मैं मराकबे में बैठूंगा। हम सारी बात करते थे, उसके बाद वो सो जाती थी। अब मैं बैठा मेडिटेशन में, आधे घंटे के बाद अच्छा जी मुझे याद आया, अब मैं डिस्टर्ब हुआ। तो फिर मैं क्या करने लगा कि मैं बीच रात को उठता था, 1-2 बजे रात को, और मैं मराकबा करता था। अच्छा, उसको कहीं ना कहीं सेंस हो जाता था, वो फिर उठ जाती थी। तो अब इस खौफ की वजह से आपने कहा कि भाई, लेकिन किसी ने प्रपोज तो किया होगा नहीं आपको? हाँ, रिश्ते सामने से तो बहुत आए, कोई आपका क्रश भी हो गया होगा कुछ लड़कियों का आप पे? क्रश तो नहीं कह सकते, हाँ मतलब कुछ लोगों में मैंने ऐसी चीजें देखी कि अगर मैं जिंदगी में फैसला करूं शादी करने का तो इनमें से कोई एक होगा जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजारूं। अलबत्ता एक बात और है, किसी से शादी करने का मतलब सिर्फ शादी नहीं है, एक जिम्मेदारी है जो आपको निभानी है। बेशक। मेरे ख्याल में मैं उस जिम्मेदारी को अब नहीं चाहता कि मैं निभाऊं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत जिम्मेदारी है। सही। मैं इतना बड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार, इतना बड़ा काम, मैंने आपसे अभी कहा, रोज शाम 6 बजे फेसबुक पे हजारों लोग मेरे पेज पे आते हैं और हम मेडिटेशन करते हैं। कल मैं आपको बताऊं, कल मैं कोई 4 बजे ऑल ऑफ अ सडन वो खरबूजा लाके दे दिया। अब खरबूजा खाया, मेरी तबीयत खराब हो गई। अब मैंने कहा क्या करूं, बहुत तबीयत खराब होगी, मैंने हॉस्पिटल जाता हूं। मैंने कोक पी। कोक पीने के बाद मुझे वॉमिट हुई। एग्जैक्टली 5:45 बजे मैं कुछ नॉर्मल हुआ। तो जब मैं 6 बजे लाइव आया फेसबुक पे तो लोगों को चेहरा देख के समझ में आ गया कि डॉक्टर मोइस की तबीयत ठीक नहीं थी। मगर ये कमिटमेंट जो 6 बजे का था वो पूरा किया। तो सोचिए अगर कोई होता आपका साथ देने वाला तो वो तो नहीं कर सकता ना फेसबुक पे लाइव। लेकिन कोई आपको, अगर आपकी तबीयत ठीक ना हो, आप तब नहीं मिस करते? मेरी बेटी है ना, वो तो शादीशुदा ट्रैवल करती है, कभी इधर कभी उधर ट्रैवल करती है, मगर अभी तो फिलहाल पाकिस्तान में, और उम्मीद तो है कि अशफान उसका शौहर भी यहाँ पे आ रहा है जून में। यहाँ उसकी जॉब होगी आगा खान यूनिवर्सिटी में, माशाल्लाह वो मेरे साथ रहेगी, मैं उनके साथ रहूं। और सबसे बड़ी चीज है कि हमेशा आपकी बेटी पिक्चर्स, मैंने बेटों का कभी नहीं आपको देखा। बेटे अमेरिका के अंदर है, वो नहीं आते इधर बहुत कम। कई सालों पहले तो मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा पाकिस्तान खबरदार मत आना। क्यों? जिस जमाने में हालात खराब थे टेररिज्म का, हाँ। मैंने मना कर दिया। साल में मैं और एक दफा मैं और जाते, हम जाके माशाल्लाह वक्त गुजारते हैं उनके साथ, मिल के आते हैं। फिर मेरा भाई ह्यूस्टन में, सैन फ्रांसिस्को से ह्यूस्टन गए, भाई के साथ भी मिले, ह्यूस्टन से कराची वापस आ गए। ये हमारा साल में 2 ट्रिप तो है। क्या डॉक्टर साहब, मैं कोई मजेदार बात बताएंगे आप चटपटी? आपने तो बिल्कुल ही बोर। मैं क्या करूं नादिया, सच्ची बात इतने अच्छे मजेदार सवाल का ना आपने बहुत बुरा जवाब दिया। शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, याद रखें, ये मजाक नहीं है, गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है। ये तो है। जब आप शादी करते, एक शख्स आपकी जिंदगी में आता है, अब आपने उसकी जिम्मेदारी कबूल करनी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं कर सकता। अगर मैं नहीं करूंगा मैं गुनाहगार हूं, तो मैं किसी को तकलीफ नहीं दे सकता अगर मैं उस शख्स को वक्त ना दूं। कितने दिल टूटे होंगे आपकी इस बात से। लेकिन कोई नहीं, बात ये कि खुश है, अल्लाह आपको हमेशा अल्लाह सबको खुश रखे। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोइस फॉर बीइंग ऑन द शो। समझ मुझे फिर भी नहीं आई, लेकिन कोई बात नहीं। अगली मर्तबा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम अब बात करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन की। और ऑनलाइन जो अब स्विच हो गया है, पढ़ाई का सिलसिला, कोर्सेज का सिलसिला, और वैसे भी स्कूल, क्योंकि जस्टिफाई करना है स्कूल को कि हम फीस क्यों ले रहे हैं, हम टीचर्स की सैलरी कैसे देंगे,
तो उसमें चलो जी हम ऑनलाइन पे स्विच कर दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ स्कूल्स का प्रोग्राम इतना अजीबोगरीब है, उनको समझ ही नहीं आ रही। टीचर से ना पढ़ाया जा रहा है, बच्चों से ना पढ़ा जा रहा है। बड़ी उम्र के बच्चे तो सेल्फ स्टडी करेंगे, छोटों का क्या होगा? और अगर ये वापस जब स्कूल गए तो अगर इनका एग्जाम लिया जाएगा, सॉरी ये कुछ नहीं कर पाएंगे उस एग्जाम में। इस वक्त बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा मजाक है। बच्चे नहीं पढ़ रहे, बच्चों का ध्यान ही नहीं उस तरफ आ रहा है। एक तरफ वो डरे हुए हैं, दूसरा स्ट्रेस्ड है, तीसरा कौन पढ़ा रहा है? जो ऑनलाइन टीचर्स जिस तरह के लेक्चर्स दे रही हैं वो बच्चे नहीं ग्रास्प कर पा रहे। मैं खुद मॉनिटर कर रही हूँ अजान को, मैं खुद उन क्लासेस को मॉनिटर कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि ग्रेड 8 से जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर ये ऑनलाइन स्टडी काम नहीं कर रही, बहुत मुश्किल है। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है कि इसको बेहतर करें। और ऑनलाइन स्टडी, क्योंकि मालूम नहीं है कब तक ये सिलसिला चलेगा, कुछ हफ्ते, कुछ महीने या मोर, तो हमें इस वक्त प्लान करना पड़ेगा कि हमारे बच्चों की एकेडमिक्स में ये 1 साल का गैप ना आए। आज एक क्लास मिस हुई, अगली क्लास में कैसे जाएंगे? वो सिलेबस कैसे हैंडल करेंगे जो आज काम किया ही नहीं? 6th को क्लियर नहीं करेंगे, 7th में क्या करेंगे? 7th क्लियर नहीं की सही तरह, 8th में क्या करेंगे? बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका बड़ा ज़रूरी है कि कोई प्लानिंग हो और इसको बेहतर तौर पे एग्जीक्यूट किया जाए कि ऑनलाइन संभाला नहीं जा रहा स्कूल से, और हमसे भी नहीं हो रहा। इस पे बात करेंगे विद आवर एक्सपर्ट्स आफ्टर द ब्रेक। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मॉर्निंग एट होम आप देख रहे हैं ओनली ऑन पीटीवी होम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अब जो मैंने बात काफ़ी एक्सप्लेन कर दी ब्रेक से पहले कि बच्चे सही नहीं ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं। ग्रेड 8 एंड बिलो मुझे लग रहा है उनको सबसे ज़्यादा मसला हो रहा है। और हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, नासिर जैदी साहब हैं, प्रेसिडेंट PAC, एंड फ़ाहद सिद्दीकी, जनरल सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नासिर साहब, ये क्या हो रहा है? आपने ऑब्जर्व किया कि ये जो छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं ये काम कर रही है स्ट्रेटजी? कैसे रिजल्ट्स हैं? बिल्कुल सही। ऑनलाइन जो इनको 3 घंटे की क्लास मिल रही है, बिल्कुल यकीनन एज अ रिजल्ट ऑफ ये जो कोविड-19 हमारे यहाँ आया, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस की हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने भी, क्योंकि इट वाज क्वाइट अनप्रेसिडेंटेड। कोई भी जहनी तौर पे इसके लिए तैयार नहीं था। और यकीनन पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, तो पहले से हम लोग ऑनलाइन एवेन्यूज़ पे, डिस्टेंस लर्निंग पे एज सच कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली काम नहीं हो रहा था। और इसकी आपने निशानदेही की। बिल्कुल देखिए, प्रॉब्लम है स्कूल्स को भी, प्रॉब्लम है टीचर्स के एंड पे भी, प्रॉब्लम है रिसीविंग एंड पे भी। जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं, बहुत सारे स्कूल्स हमने देखा जिस वक्त कोविड-19 आया और अचानक से सारे स्कूल्स बंद हो गए, तो बहुत सारे स्कूल जो है वो ऑनलाइन लर्निंग पे चले गए। किसी ने उसका नाम एक्सटेंडेड लर्निंग प्रोग्राम रखा, डिस्टेंस लर्निंग थी। प्रॉब्लम कहाँ पे आई? प्रॉब्लम यहाँ पे आई कि जी एक घर है, उसमें 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग है, ठीक है ना। यूजुअली 2-3 बच्चे होते ही हैं घर में। पेरेंट्स ने कहा जी हमारे पास तो इतनी डिवाइसेस और गैजेट्स भी मौजूद नहीं है कि हम एक वक्त में जो है इतने सारे बच्चों को ऑनलाइन एवेन्यू आपका अवेल करा सकें। तो वो प्रॉब्लम थी। उसके बाद ये कि अगर आप बात करें करिकुलम एंड प्लानिंग की, तो ऑनलाइन पे चीज़ों को लेके जाना ये शायद कहना बहुत आसान है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्कूल ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे, पूरी दुनिया में नहीं थे। और अगेन मैंने जैसे कहा कि डेवलपिंग कंट्री है, हमारे मामलात वैसे भी ओवरऑल थोड़े से डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू व्हाट इज टेकिंग प्लेस इन साउथ अफ्रीका, चाइना और USA, जहाँ ऑनलाइन एजुकेशन अब काफ़ी आगे जा चुकी है। तो अब फहद, कमिंग टू यू, आपको क्या लग रहा है स्कूल को क्या मुश्किल पेश आ रही है? हमें तो अपना ही पता है ना हमारी सिचुएशन क्या है। बच्चों को ये मसला हो रहा है, सिग्नल्स का इशू हो जाता है, टीचर मामा नजर नहीं आ रही, अभी तक नहीं क्लास शुरू हुई, मामा लिंक नहीं आया, मामा पासवर्ड नहीं आया, फिर टीचर आती है, मामा वो तो आधे घंटे बाद गायब हो गई, सेशन खत्म हो गया, योर सेशन हैज एंडेड। और जब बच्चों से पूछे कि क्या पढ़ा तो उनको पता ही नहीं उन्होंने क्या पढ़ा। अब मैथ जैसी चीज, साइंस जैसी चीज, इंग्लिश जैसी चीज उनसे नहीं हो पा रही है। देखिए नादिया, पता ही नहीं उन्हें पढ़ा क्या। आई वुड से कि देखिए इट इज बीइंग डन फॉर द सेक ऑफ बीइंग डूइंग, क्योंकि इसके रिजल्ट्स जो है टीचर्स अभी जो ये काम कर रही हैं वो स्कूल्स में तो मौजूद नहीं है, बिकॉज स्कूल्स आर नॉट अलाउड टू कॉल द टीचर्स, दे आर मैनेजिंग इट फ्रॉम देयर प्लेसेस। अब टीचर्स के पास भी अपने चैलेंजेस हैं। एज बीइंग अ पेरेंट, अगर हमारे पास भी घर में बच्चे हैं तो उनके, वो भी पेरेंट होते हैं, उनके भी बच्चे अगर हैं तो उनको उतनी कंसंट्रेशन उस लेवल पे चाहिए। अगर वो सिर्फ ऑनलाइन आना चाह रही हैं तो जैसे तक वो अपने हाउस होल्ड कोर्स को मैनेज करके दे आर कमिंग
फॉर द क्लास, तो वहाँ पर टाइम डिले हो जाता है। जैसे आपने कहा कि टीचर नहीं आई है, प्रॉब्लम हुआ, तो वो एक तो प्रॉब्लम वहाँ पे भी उनको फेस करनी पड़ रही है। फिर अगेन टीचर के पास आप देखें कि एक एलीट स्कूल्स के पास जो टीचर आ रहा होगा शायद उसके पास वो रिसोर्सेज घर पर मौजूद हों, लैपटॉप्स हों और सब कुछ वो मैनेज कर सकती हो। लेकिन अगर एक मीडियम स्कूल की आप बात करें तो हो सकता है कि वो टीचर जिस बैकग्राउंड से आ रही है उसके पास इतनी घर पे रिसोर्सेज ना हो। अगर वो स्कूल आ रही होती तो शायद स्कूल उनको वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा होता कि कंप्यूटर लैब सेटअप है और इंटरनेट फर्स्ट क्लास चल रहा है। लेकिन इफ अ टीचर इज कमिंग फ्रॉम अ नॉर्मल बैकग्राउंड, कैन नॉट मैनेज लैपटॉप एट हर प्लेस, तो वो इतनी अच्छी रिस्पांस वो नहीं दे सकेगी। तो इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि टीचर्स आर कमिंग फ्रॉम वेरीड बैकग्राउंड्स, सो उनके पास उनको कितना अच्छे तरीके से हैंडल करना है उस टेक्नोलॉजी को, उनको भी टाइम लगेगा सीखने के लिए। कह रहे जितने बच्चे घबराए हुए हैं उतनी उससे ज्यादा टीचर्स घबराए हुए हैं क्योंकि उनको भी आदत नहीं है। और हाँ, ये है कि आप कुछ अर्सा करके थोड़ा सा उनको समझ आ जाएगी, बच्चे भी यूज्ड टू हो जाएंगे। लेकिन अब मुझे बताएं, जो मुझे लग रहा है कि जो चीजें चेंज हो रही हैं, वापस जब ये स्कूल जाएंगे लेट्स से जून में, तब क्या होगा? पॉलिसी क्या बनाई है स्कूल्स का, प्लान क्या एग्जाम्स के लिए, क्योंकि सितंबर नया साल शुरू हो जाता है, उससे पहले क्या होगा? देखिए, अगर आप बात करें तो अब स्कूल्स की अगर बात हो रही है तो इसमें ओ लेवल्स स्ट्रीम जो है उसके अंदर अलग पॉलिसी मेकिंग चल रही है। हम ओ लेवल्स की बात नहीं कर रहे, हम उससे पहले मैट्रिक स्ट्रीम की अगर आप बात करें, मतलब नॉर्मल स्कूल ग्रेड 1 2 3 4 5 6 7 8 का बच्चा, ये जब आप वापस स्कूल जाएंगे तो क्या होगा? एग्जाम होंगे या वैसे ही ग्रेड मिल जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे? क्या प्लान क्या किया है स्कूल्स की? एज सच कोई एक पॉलिसी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स जिस चीज के ऊपर जा रहे हैं वो यही है कि ऑन द बेसिस ऑफ जो बच्चों के हिस्टोरिकल ग्रेड्स थे उसके ऊपर बच्चों को एवरेज आउट करके जो है वो रिजल्ट दे दिया जाएगा जो बच्चों की पास परफॉर्मेंस थी। बहुत सारे स्कूल्स जो है वो एग्जाम्स के ऊपर भी जाएंगे, यकीनन ये उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर एग्जाम्स पे जाते हैं तो उनको प्रिपरेशन का टाइम कब? देखिए, प्रिपरेशन तो यकीनन मैं आपको बताऊं नादिया, इसको हम क्लियर करते हैं कि जितनी फिक्र पेरेंट्स को है बच्चों की, उतनी स्कूल स्टेक होल्डर्स को भी है। हमें अंदाजा है कि बच्चा इस वक्त किस साइकोलॉजिकल कैफियत से गुजर रहा है। फर्ज कर लीजिए इंशाल्लाह कि एज पर जो हमने शेड्यूल तय किया है कि जी 1 जून से स्कूल खुल जाते हैं, तो अगर एग्जामिनेशन स्टार्ट भी होगा किसी स्कूल में या किसी किस्म के मॉक्स भी कंडक्ट किए जाएंगे तो वो मे बी समवेयर इन द लास्ट वीक ऑफ जून, यानी कम से कम 15 दिन 20 दिन जब आपका स्कूल ओपन हो जाएगा उसके बाद जाके कोई एग्जाम की बात होगी, कुछ होगी। पहले दिन से हम एग्जाम्स की बात नहीं कर रहे होंगे। और इन द मीनवाइल अब थोड़ी सी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि इस वक्त क्योंकि बच्चे घर पे हैं, आप समझिए कि आपका जो सेलफोन जब एयरप्लेन मोड पे चला जाता है तो सलाहियत बहुत लिमिटेड हो जाती है। हम सबको, टीचर्स को भी, स्कूल स्टेक होल्डर्स को भी, बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी इस वक्त इस पे काम करना है कि अपनी डिजिटल स्किल्स को आप इंप्रूव कर लें। डिफरेंट एवेन्यूज अवेलेबल हैं, कोर्सेरा है, एडमोडो है, खान अकेडमी है, ई अकेडमी है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं जहां पर आप जाकर अपनी डिजिटल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। स्कूल्स की आपने बात की, पेरेंट्स को अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी तादाद में जूम सॉफ्टवेयर हो गया, स्ट्रीम यार्ड हो गया, ये भी ऑपरेट करना नहीं आता। स्कूल्स ने बुला के टीचर्स को तो चैनल सिखा दिया या घर पे उनको ट्रेनिंग दे दी है। तो हमें सबको अपने आप को इम्प्रूव करना है। जिस वक्त स्कूल्स ओपन होंगे उस वक्त माहौल यकीनन थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, पहले वाला माहौल नहीं होगा। जो कैनवस है उसका ओवरऑल एक इमेज आप देखिएगा वो चेंज हो चुका होगा। और ऐसे में देखिए, जब हम सोशल वर्क की बात करते हैं कि जी लोगों को राशन दे रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप एक और चैरिटी का काम कर सकते हैं और वो ये कि आप फ्री बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दें। अपना ऐड डालें जो भी फॉरम हो और उस पर कहें कि मैं फ्री आधे घंटे के इंग्लिश के सेशंस दे सकती हूँ, मैथ के सेशन दे सकती हूँ, और कोशिश करें कि उसमें कोई पेमेंट ना लें। बहुत अच्छा काम है, सदका जारी है। कितना अच्छा कि आप किसी को इल्म देंगे, क्योंकि इंटरनेट तो फिर भी फैमिली अफोर्ड करेगी। आपकी ट्यूशन जो है इस वक्त, ट्यूशन के लिए पे करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि कोई कुछ कमा नहीं रहा। आपका वक्त भी गुजर जाएगा, सवाब भी है, और किसी बच्चे की का जो ये हर्ज हो रहा है ये भी कम हो जाएगा। तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट। आप ऐसी ये भी तो कितना वॉलंटरी आप कर सकते हैं ऐसी चीज़ें, व्हाई नॉट। या ये कि जी मैं कैंडल मेकिंग का कोर्स कराऊंगी, या मैं ये कुछ भी बच्चों को कहें, ताकि अच्छा जो आपने अपने बच्चों को मसरूफ, मैं तो सोचूं खुद अपनी बेटी के साथ अब ये करूंगी कि भाई आप जो आपको शौक है अपनी बुक के रिव्यूज़ करो या कुछ सिखाओ बच्चों को, कीप देम एंगेज्ड, वो भी बिजी रहेगी और बच्चे भी कुछ सीख लेंगे। तो आपको क्या लगता है फहद कि अब ये किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है ऑनलाइन जो सिस्टम चल रहा है? अच्छा, आप कॉल करके लाइव कोई सवाल पूछना चाहें, आपका बच्चा कैसे इस वक्त परफॉर्म कर रहा है घर में ऑनलाइन स्कूल क्लासेस के साथ? जी देखिए नादिया, मैं कहूँगा कि इस वक्त हमें फोकस उस चीज़ पे करना चाहिए जो बच्चे का इंटरेस्ट हो, जो बच्चा इस वक्त खुशी से उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ आई वांट टू डू दिस पर्टिकुलर टास्क।
चाहे वो आर्ट का प्रोजेक्ट है, चाहे वो कोई साइंस का कोई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है जो उसको करना है हैंड्स ऑन, क्योंकि अगर आप उसको बिठाएंगे पकड़कर 1 घंटे के लिए ऑनलाइन क्लास के लिए, तो वो कितना कंसंट्रेट करना यू नेवर नो, वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना अंडरस्टैंड कर रहा है, आपको नहीं समझ में आएगा। इस वक्त टाइम है स्किल डेवलपमेंट का। इट्स नॉट नेसेसरी कि बच्चा सिर्फ पढ़े, आप उसके अंदर फोकस करें कि कोई स्किल, हिडन टैलेंट उसका क्या उसको पॉलिश किया जा सकता है घर पे, उसको एंगेज करें। इफ दे आर गर्ल्स, एंगेज देम इन बेकिंग, एंगेज देम इन कुकिंग। अगर अब मतलब क्लास 6, 7, 8 की बच्चियों को आप छोटे छोटे टास्क दें, चलो आज ब्राउनीज बनाते हैं, आज कोई बटर केक बनाते हैं, मतलब डू समथिंग लाइक दैट, जहाँ के उनके ऊपर कोई उनकी स्किल डेवलप हो रही हो। ज़रूरी नहीं है, देखें हर चीज़ यही नहीं होती किताब खोल के पढ़ लेना ही आपको कुछ सिखा नहीं रहा होता। बहुत सारी चीज़ें आप हैंड्स ऑन लर्निंग पे भी काम कर रहे होते हैं। जैसे आई गिव एन एग्जांपल ऑफ ए स्कूल जहाँ पर आर्ट्स के प्रोजेक्ट बच्चों के साथ शेयर करे जा रहे हैं कि आप ये डिज़ाइन करें, एंड देन वो उनको सेंड बैक कर रहे हैं बच्चे, और टीचर्स आर पुटिंग इट ऑन देयर फेसबुक पेजेस। स्कूल के बच्चे इंकरेज हो रहे हैं, तो उससे एक जो है ना बच्चा प्राइड फील करता है कि जी मेरा काम स्कूल के पेज पर आ गया। तो ऐसे उनको इंगेज कर सकते हैं कि हम फोकस ये ना करें कि जी सिर्फ मैथ्स की क्लास हो और मैथ्स में उसको अलजबरा पढ़ा दिया है, आज उसको ज्योमेट्री पढ़ा दी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी, या इंग्लिश में उसको प्रोनाउन पढ़ा दिया। वो बच्चे पूरी ज़िंदगी पढ़ ही रहे होते हैं। तो इस वक्त अगर टाइम डिफिकल्ट है तो हमें चीज़ों को मैनेज करना है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। बच्चा घर पे वैसे भी बोर है, बच्चों बिल्कुल वो बाहर नहीं निकल रहा है, वो फ्रस्ट्रेट हुआ है। अब घर में उसको ज़बरदस्ती अगर आप बिठाएंगे ना कि जी तुम्हारी क्लास का टाइम हो गया, सुबह उठ जाओ 9 बजे, जल्दी से नाश्ता करो, रेडी हो, उसके आगे बैठ जाओ, वो कुछ भी नहीं सीख रहा। वो सिर्फ मैं आपको बताऊं कि वो एक फॉर्मेलिटी है जो पूरी हो रही है। आपको भी ये लगता है कि बच्चे नहीं सीख रहे कुछ? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि जो प्रोडक्टिविटी स्कूल्स या पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उस हद तक नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि एक्सटेंडेड लर्निंग प्रोग्राम, जो पेरेंट्स इस वक्त इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, गूगल करिएगा, लिखिएगा, आप देखिएगा। एक होता है ऑनलाइन लर्निंग जहाँ पे बात हो रही होती है पेपरलेस एनवायरनमेंट की, एक होता है एक्सटेंडेड लर्निंग या ब्लेंडेड लर्निंग। मैं चाहूँगा कि इस वक्त हमारे पेरेंट्स भी और वो जो स्कूल ओनर्स हैं या स्कूल मैनेजमेंट का हिस्सा है, आप बच्चों को एक्सटेंडेड लर्निंग प्रोग्राम्स की तरफ ज़्यादा राग़िब करें, ताकि उसमें ये फ़र्क है कि आपका बच्चा रिसर्च की तरफ जाता है। ये कोई साइट है, ये क्या है? नहीं, दिस इज़ नॉट अ साइट। मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि ये आप एक्सटेंडेड लर्निंग प्रोग्राम लिख के अगर गूगल पे सर्च करेंगी तो ये निकल कर आएगा कि एक्सटेंडेड लर्निंग बच्चे को लेके जाती है रिसर्च करने के एवेन्यूज़ के ऊपर। और ऑनलाइन लर्निंग जो है वो बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। उसमें यह है कि जी आप डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। जैसे घर पे टीचर अगर बैठ के जूम पे क्लास ले रहा है, इट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस लर्निंग। एक्सटेंडेड लर्निंग पेरेंट पढ़े या बच्चा पढ़ेगी, क्या लिखा है? देखिए, एक्सटेंडेड लर्निंग से मुराद ये है कि बच्चे को वो असाइनमेंट दिया जाए जो वो घर पे बैठ के गूगल करके रिसर्च करके उसका आंसर दे। अच्छा। अपनी कोर्स बुक से बाहर लेके आना है उसको, ठीक है ना? वैसे हाँ, ये भी हो सकता है क्योंकि टीचर आती है, अपना लेक्चर देके चली जाती है, बच्चे अच्छा ये भी बच्चे जो कंप्लेन कर रहे हैं, मुझे याद आया, साथ में उसमें होता है एक चैट ऑप्शन। अजान सवाल करता है, उसको जवाब कोई नहीं मिलता। बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं टीचर से बीच में और जवाब नहीं मिल रहा। तो स्कूल वाले कह रहे थे कि अब हम एडमिन के 3 लोग बिठाएंगे उस ग्रुप में टीचर पे नजर रखने के लिए कि टीचर क्या कर रही है। मैंने कहा वाह वाह, अब शुक्र है पुलिस को ना इन्वॉल्व कर देना, रेंजर्स को पहले बहुत मसरूफ है, तो अपनी आप पुलिस का इस्तेमाल करें जो स्कूल के अपने एडमिन वाले हैं। लेकिन ये देखें ट्रेजेडी कि टीचर के ऊपर जो है उनको एडमिन पुलिस बिठानी पड़ रही है। ये कह रहा हूं, ये चीजें जो बाय फोर्स हो रही हैं वो उसका रिजल्ट्स वो नहीं होते। दिल नहीं है क्योंकि जो टीचर घर में बैठी है, घर में उसके अपने मसले चल रहे हैं। मैंने आपको बताया, बात ये माइंड सबका इस वक्त क्लियर है ही नहीं। एंड द लास्ट थिंग ऑन देयर माइंड इज कि जी हम कुछ सीखें पढ़ें बहुत दफा, और ये चीज बिगड़ती ही जा रही है। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? नाजिया? शाजिया। तुम शाजिया। पैनल को और आपको बहुत सलाम। एक बहुत ही बेहतर और बेहतरीन कहूँगी इस कॉन्टेक्स्ट पे जो आपने इश्यू को रेज किया है। ये आजकल सारे पेरेंट्स का एक ही कंप्लेन, सेम कंप्लेन पे हम बात कर रहे हैं ना इस इशू के ऊपर, और इस इशू को एड्रेस करना भी जरूरी था। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे एक्सटेंड किया जाए। तो जैसा आपके गेस्ट ने कहा कि हम एक्सटेंडेड लर्निंग पे, ब्लेंडिंग पे काम करें, डिस्टेंस लर्निंग पे काम करें। इसके लिए मेरे पास जो सोल्यूशन है, मैं समझती हूँ बीइंग अ टीचर, अगर खुद टीचर जो इस वक्त ऑनलाइन प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम्स के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज में, वो उसको ऑब्जर्व करें फर्स्ट हैंड, पहले तो उसको ऑब्जर्व करें तो किस तरह से पढ़ाते हैं, थोड़ा सा सीखें, लर्निंग की तरफ आए। देन वो जो कोर्स, जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे, सब्जेक्ट के अंदर कॉन्फिडेंट है, स्किल्ड है, उस सब्जेक्ट से रेलेवेंट कंटेंट को लर्न करें। एंड देन पूरा प्लान करके, हम लेसन प्लान करते हैं क्लास में जाने से पहले, उसको प्रैक्टिस करें। एंड देन 1-to-1 बेसिस पर उसको स्टार्ट लें। और जब वो ले लेते हैं तो बच्चों को कुछ ऐसे टॉपिक्स में जिसको वो एक्सप्लोर करें,
खुद जाके गूगल से नेट से जाके सर्च करें। जब वो सर्च करेंगे तो इन्वॉल्व होंगे तो सीखेंगे। पेरेंट्स भी इसमें काफी हद तक रिलैक्स जोन में चले जाएंगे, बच्चे लर्निंग में चले जाएंगे और टीचर की इन्वॉल्वमेंट यहाँ होगी कि वो मॉनिटरिंग करेंगे। अब बात यहाँ आती है, आपने कहा कि टीचर के ऊपर भी किसी का होना चाहिए, मतलब कोई करे उनको ना विजिलेंट हो, तो ऑफ कोर्स मैं एग्री करूंगी आपकी बात से। तो यहाँ वो लोग जो टीचर को हायर कर रहे हैं, आदर वो पेरेंट्स है या जहां से हायर कर रहे हैं टीचर को, या वो टीचर जो फैसिलिटेट कर रहा है, वो खुद ऑनेस्ट होना उसका पहली बात जरूरी है। दूसरा, किसी का विजिलेंट होना, मॉनिटरिंग करना उसके ऊपर बहुत जरूरी है, क्योंकि बीइंग अ पर्सन हम कहीं ना कहीं एरर करते हैं। तो और दूसरा, कहीं कुछ ऐसा होता है तमाम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, कुछ लोग कहीं ना कहीं कोताही करते, तो होना जरूरी है। मैं एग्री करूंगी आपकी इस बात से। और लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, तो अब मैं समझती हूँ कि अगर हम रेगुलर क्लासेस भी हो हमारी इंशाल्लाह ताला आफ्टर एंड ऑफ जून, उसके बाद भी मेरी विश तो ये होगी कि बच्चों को आप इसका एक यूज टू बना दें, आदि कर दें कि वो मोर और लेस 30 मिनट्स रेगुलर बेसिस पे ऑनलाइन लर्निंग में इन्वॉल्वमेंट दें अपनी। किस तरह से वो एक्सलेट करेंगे, इन फ्यूचर जाएंगे लर्निंग की। सही, थैंक यू शाजिया, बहुत शुक्रिया। असल में ना दो तरह के बच्चे हैं जो मुझे बात समझ आती है। एक वो जो पढ़ने के शौकीन होते हैं और उनको वो खुद जब सर्च कर रहे होते हैं तो बड़ी काम की चीजें सर्च कर, और दूसरे बच्चे होते हैं बदमाश, एंटरटेनमेंट, जिनको फजूल यूट्यूब देखनी है, उनको गेम्स खेलनी है। शुक्र है मेरे छोटे बेटे ने अजान का PS4 तोड़ दिया। अच्छा। उसने ऐसे तार खींची अपने वॉकर से और ये गिरा PS4। मैंने कहा यस, जो काम मैं नहीं कर सकी तुमने कर दिया, क्योंकि अब गया PS4 अब वो बट आई वाज एक्चुअली ग्लैड। फिर ये कि जो एक फोन है वो आपने छुपा दिया, लेकिन बच्चों को जब ये चीजें मिलती हैं तो उनका टाइम ऐसे गुजर जाता है और वो छोड़ते नहीं इसको। तो वो बच्चे जो खुद से पढ़ें, बात ये जीत उनकी है, फ्यूचर उन्हीं का है, जो खुद पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। जो नहीं करना चाहता उसको आप कुछ भी कर ले, डराएं, धमकाएं, फाके कराएं, उसने नहीं पढ़ना। देखिए, इस वक्त मेरा ख्याल है कि आइंस्टाइन की एक मुझे कोटेशन याद आ गई कि ही स्टेटेड, आई नेवर टीच माई पीपल, I only attempt to provide them with an environment in which they can learn। ये आइंस्टाइन की एक बड़ी मशहूर कहावत है। तो अभी भी जो टीचर्स हैं, स्कूल मैनेजमेंट है, उनका यही काम है कि बच्चों को आप इंगेज करके रखें, ऐसा उनको इंगेजमेंट एक्ट। और यकीनन जो आपकी कॉलर थी, इनका बड़ा वैल्यूएबल इनपुट है कि एक्सटेंडेड लर्निंग प्रोग्राम आपके बच्चे को इस बात पर मजबूर करेगा कि वो नई चीज़ों के बारे में जाने, गूगल पे जाए, उसको सर्च करे, ब्राउज करे और कुछ नई चीज़ें उसके सामने निकल के आएंगी। क्योंकि बच्चे का इस वक्त बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि वो अपनी किताब को उठा के घर में और उसको रेफर करके और आपको असाइनमेंट करके दे। तो हमें भी थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आना है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली इन नटशेल अगर बात की जाए तो तमाम स्टेक होल्डर्स को ये जो लॉकडाउन पीरियड है, कोशिश ये हम सब मिलकर कर रहे हैं कि बच्चों का जो ये टाइम है मैक्सिमम वे में उसकी प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन हो जाए। तो और फन भी नहीं है ना, टीचर्स इतने सीरियस। अगर कोई सोचे, मैं कहती हूँ अगर आप कॉस्ट्यूम या हैट फनी सी पहन ली टीचर ने और फन की तरह, इस वक्त तो जनरल नॉलेज की भी अगर क्लास हो तो वो बड़ी मजे की एक इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन, इंटरैक्टिव सेशन हो कितना सकता है। अब ये रोबोटिक्स जैसे शुरू कराया अजान के स्कूल ने, ये इधर से उड़ के ना जा रहा है वहाँ। रोबोटिक्स ऐसी चीज ही नहीं जो आप सामने टीचर को बैठ के ऑनलाइन देख के जब तक वो हैंड्स ऑन नहीं करेगा बच्चा, उसको प्रैक्टिकली तो इसकी क्या तुक्ति भी। मैंने कहा उनको, टीचर को मैंने कहा आप रोबोटिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं, इससे बेहतर है कि आप जनरल नॉलेज कर दो। मैं बड़ी खुश हूँ कि 1 घंटा वो, अच्छा आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रीज के कैपिटल्स, आज हम जो क्या कहते हैं क्लाइमेट चेंज पे बात करेंगे, गूगल किंग्स पे बात करेंगे, फन कर दें, बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए। एनिमल्स के ऊपर बात ये बड़ा अच्छा है कि पूछे प्लास्टिक कैसे बनता है, स्टील कैसे बनता है, साथ में छोटी सी वीडियो लगा दी, चॉकलेट फैक्ट्री में चलते हैं। इसको करने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम फन लर्निंग की तरफ नहीं जाता ताकि बच्चा सीखे? मुझे लगता है खाना पूरी करनी है। मैं वही कह रहा हूं ना कि आपको अपने सिलेबस को आपने देखना है। जैसे आपने भी बात की ना कि जब आप स्कूल रिज्यूम होंगे तो क्या चैलेंज होगा। देखिए चैलेंज होगा कि जब हम नई क्लास का सिलेबस डिजाइन कर रहे होंगे, बिकॉज एक जो गैप आ चुका है ना, जो आपने 3-4 चैप्टर छोड़ दिए जो आपने पढ़ाने थे, वो तो आगे कनेक्ट होने थे ना नेक्स्ट ग्रेड के अंदर। अब आपने उनको अगर नहीं कवर किया तो उसको आप कैसे अगली स्किप करके, बेसिक्स तो आपने पढ़ाई नहीं, अब आप क्लास 7 में या 8 में आप उससे आगे के स्टेप नहीं पढ़ा सकते डायरेक्ट। अब अगली क्लास का सिलेबस इज वेरी चैलेंजिंग। कि टीचर्स जब सिलेबस डिजाइन करेंगी, दे नीड टू सी दैट व्हाट दे हैव स्किप्ड। अगर उनको वो पिछली बुक में से भी पढ़ाना पड़ रहा है तो उनको पहले पिछली बुक से शुरू करवा के फिर कनेक्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास के साथ। बिकॉज इफ दे विल डायरेक्टली जंप इनटू द न्यू बुक्स, द स्टूडेंट माइट फेस वेरी डिफिकल्टी। आपको क्या लगता है जून में स्कूल
कॉलेजेस खुल जाएंगे? इंशाल्लाह देखें, अगर हम ऑप्टिमिस्टिकली और अल्लाह ताला से भी ये दुआ कर रहे हैं कि मामलात बेहतर हो जाएं तो जून में स्कूल खुलेंगे। और इनफैक्ट अगर जून में नहीं भी खुलते या 1 जून के बजाय 15 जून से खुलते हैं या 1 जुलाई से खुलते हैं तो जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो यही रहेंगी जो आज के प्रोग्राम में डिस्कस हुई हैं। लिहाजा अल्टीमेटली इन अ नटशेल, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि हमें बच्चों के साथ वी हैव टू बी कनेक्टेड, ताकि बच्चे जो है वो एक जो उनका एकेडमिक इंसाइट्स हैं वो ज़्यादा ख़राब ना हो, उनको आदत उसकी जारी रहे। और टीचर्स के लिए मैं एक चीज़ ज़रूर आपके प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाते हुए उससे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे अभी आप अपना CV बना रहे होते हैं, रेज्यूमे डेवलप कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो आपकी सर्टिफिकेशंस होती हैं आप उनको मेंशन करते हैं। आपका अगर कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट होती है, मुझे ऐसा लगता है कि जब जुलाई में, अगस्त में अब न्यू हायरिंग्स होंगी या एक नया जो आप देख रहे हैं दुनिया में जो एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है, तो टीचर्स से पूछा जाएगा कि आपकी ऑनलाइन स्किल्स की प्रोफिशिएंसी क्या है। तो उसके ऊपर उनको चाहिए कि इस वेकेशंस को यूटिलाइज करें। जो भी इस वक्त ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल हैं, अपनी जो रिसोर्सेज आप डेवलप कर सकते हैं, जो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को ज़्यादा प्रोफिशिएंट बना लें। टेक इट एज अ ब्लेसिंग, ठीक है ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। टीचर्स के लिए बहरहाल ये एक मौका है कि घर पे बैठ के आप उसको डेवलप करें। एक और मुझे बड़ा मसला आ रहा था कि हमारे बच्चों की कुरान टीचर अब मंडे से, आज से वो चाह रहे थे कि मैं अब घर आके जी क्लासेस शुरू करना चाहता हूँ, और मुझे समझ ना आया मैं इनको क्या कहूँ। मैंने भी तो कोई जवाब नहीं दिया। मैं कहा मौलवी साहब मैं आपको बताती हूँ मंडे को इंशाल्लाह, बट मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई कि मुझे इनको क्या कहना चाहिए अभी इन हालात में, क्योंकि डिस्टेंस भी थोड़ा कम होगा, सपारा पढ़ा रहे हैं, उनको देखना है सही पढ़ रहे हैं नहीं। वो उंगली भी रखेंगे ना, वो भी उसका भी अब उस पे मैं बड़ी फंस गई हूँ कि मैं उनको क्या जवाब दूँ। आप मुझे प्लीज़ बताएं, अगर आप आउटस्टाइल विद नादिया मेरा इंस्टा अकाउंट है, कि मुझे मौलवी साहब को क्या कहना चाहिए, क्योंकि बाकी हज भी हो रहा है, पढ़ना चाहिए उसको, लेकिन इन हालात में कितना सेफ़ है कितना सेफ़ नहीं, और अगर वो आए तो मैं क्या प्रिकॉशंस लूँ, या भी ये सेशंस रोक दिए जाएं और आगे किए जाएं। मैं नहीं कुछ डिसीजन ले पा रही, आप लोग मुझे ज़रूर यहाँ हेल्प कीजिएगा। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, देखिए अभी मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर और अवॉइड कर सकते हैं तो करें, बिकॉज जब तक के, क्योंकि अभी स्टिल द केसेस आर राइजिंग इन सिंध, और यू नेवर नो फ्रॉम विच बैकग्राउंड द टीचर इज कमिंग। अगर वो कुरान टीचर भी है तो वो और कितने लोगों को पढ़ा कर आ रहा है, वो डिफरेंट घरों में जाके अगर पढ़ा रहा है और फिर आपके बच्चों को पढ़ाने आ रहा है, तो दिस वायरस कैन बी कैरीड थ्रू एनी मीडियम, इवन थ्रू द क्लोथ जो वो पहन कर आ रहे हैं, जो कपड़े, जो हाथ जो वो टच करेंगे। तो आप पेरेंट हैं ना, थोड़ा सा आप भी तो पढ़ा सकते हैं। माशाल्लाह सबने कुरान पढ़ा हुआ है, अगर आप उसको खुद ही लेकर बैठ जाए, 10-15 मिनट भी उसको पढ़ा दें, या कुरान शरीफ नहीं पढ़ा रहे हैं, आप नमाज का उसको पाबंद कर लें जी, कि बेटा तो मेरे साथ आप नमाज जरूर पढ़ेंगे, बिल्कुल। तो उसके अंदर भी वो आयतें पढ़ के रिवाइज कर रहा होता है। तो उसको डिफरेंट, जरूरी नहीं उसको बोलेंगे भी डिफरेंट आयत आप हर जो है रकत में पढ़ो, तो डिफरेंट सूरे पढ़ो, तो इससे उसका एक रिवीजन रहेगा, और खुद पढ़ ले, वो जो पारे उसने पढ़े हुए उन्हीं को दोहरा ले, आगे जिंदगी पढ़िए। 1 महीने बाद कुरान शरीफ खत्म हो जाएगा उसका, अगर एक उस टाइम पे खत्म हो रहा था तो आई वुड सजेस्ट कि जस्ट होल्ड ऑन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एटलीस्ट, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे आगे हालात बेहतर हो तो वी कैन रिज्यूम। कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी हैं, इस्लाम 360 के नाम से एक एप्लीकेशन है, डाउनलोड की हुई है मैंने, तो उसको भी आप लोग जाके यूज, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री वेयर है, बड़ी अच्छी ऐप है, बहुत अच्छी। उस पे भी बच्चे भी उससे फायदा उठा सकते हैं, बिल्कुल ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच नासिर साहब फॉर बीइंग ऑन द शो। और मैं गर्म पानी थ्रू आउट द शो पीती रही हूँ, आप भी ज़रा कॉन्शियस होके, एक तो फेस पे हाथ लगाना, वो भी मैं बाल पे लगा रही हूँ, फेस पे नहीं लगा रही, कॉन्शियस हो जाएं, हाथ धोते रहें, और एकदम रिलैक्स नहीं हो जाना, भूल नहीं जाना कि ये जो हमने एहतियात करनी है ये करनी है। हाथ अच्छी तरह 20 सेकंड साबुन के साथ मल के अच्छी तरह आपने धोना है। बच्चों का भी मेक श्योर करें, छोटे बच्चों का हम भूल जाते हैं, क्योंकि अपने हाथ धो रहे, छोटे बच्चे तो क्या काम करते हैं, नहीं, उनके हाथों पे भी जर्म्स हो सकते हैं, उनके हाथों का भी, चेहरे का सफाई का खास ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरी कल और ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन डिस्कशंस के साथ। ज्वाइन कीजिएगा हमें ज़रूर, और ये शो आप यूट्यूब पे भी इंशाल्लाह देख सकते हैं, रिपीट करके, रिवाइंड करके, बार बार पॉज करके सब। और मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा इफ़ यू हैव एनी सजेशंस कि आप कौन से टॉपिक्स पे बात सुनना चाहते हैं। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। खुदा हाफिज़, सी यू टुमारो।